अस्सलाम वालेकुम। क्लास में शुरू कर रहे हैं। हम लोग अपनी जगह पर बैठ गए हैं और अपना प्रोजेक्ट भी ओपन कर लें जो आपने बनाया है कदम का। बुक का काम चल आधा तो तो तुमने स्पेसिफाई अभी चलाई है तो तुम्हारा बुक का काम शुरू कब हुआ? बुक का शुरू कब हुआ? चैप्टर बनना शुरू। वाह अदनान तो अपने हाथ से लिख रहा है वो, फिर डायरेक्ट जो है नेक्स्ट पेज पे लगा देगा। मतलब चैट जी लिखा है खत्म बात। मुझे ये बताएं कि हैकाथॉन 1 का प्रोजेक्ट 1 आप लोगों में से कितने लोगों ने बनाना स्टार्ट कर दिया है? ऑलमोस्ट सबने। ठीक है। क्लाउड कोड सेटअप हो गया या एरर्स आ रहे हैं? कितने लोगों के पास अभी भी एरर है क्लाउड कोड में? एपीआई की के अलावा एपीआई की एक्सिट जिनकी हो गई वो तो चेंज कर रहे होंगे एपीआई की। मतलब कितने लोग हैं जो एरर की वजह से स्टक हैं, रुके हुए हैं? लिमिटेड है क्योंकि देखिए टाइम बहुत कम है, आपको एक ही दिन बचा है। तो बेहतर है ऐसे मामले में, क्योंकि स्पेक्टेड प्लस यूज करना सबसे इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। तो इन केस आपको लग रहा है कि मेरा क्लाउड कोड में मसला है, इंस्टॉलेशन में आप 2 दिन से स्टक हैं, तो एटलीस्ट जेमिनी पे वर्किंग स्टार्ट कर दें क्लाउड स्पेक्टेड प्लस के साथ। जेमिनी स्पेक्टेड प्लस के साथ वर्किंग स्टार्ट कर दें, उससे ये होगा कि आपका प्रोजेक्ट बनना शुरू हो जाएगा। साथ में क्लाउड कोड का, क्योंकि काम तो जेमिनी कर रहा हो और काम सारा आपका स्पेक्टेड प्लस में हो रहा है।
आपने क्या करना है, स्पेककिट प्लस के साथ अगर इन केस इन पैरेलल आपने जेमिनी के साथ काम स्टार्ट कर दिया, तो काम तो जेमिनी कर रहा होगा, आपको टाइम मिल जाएगा क्लाउड को फिक्स करने का। सही है। दूसरे नंबर पर जो लोग की चेंज कर रहे हैं उनको एक इशू आ रहा होगा की का लोड करने का, आपने मुझे बताया था। तो आपने देखा होगा हम जब क्लाउड कोड का राउटर है उसको स्टार्ट करते हैं अलग टर्मिनल में और इस्तेमाल करते हैं अलग टर्मिनल में। तो जब आप उसको रिस्टार्ट करें तो दूसरे वाले टर्मिनल को भी आपने रिस्टार्ट करना होगा। इन केस आप की चेंज कर रहे हो दोबारा से प्रोजेक्ट लोड हो रहा है, इन दोनों केसेस में। तो ये थोड़ी सी चीज़ है, टेक्निकल चीज़ है, इसको आप देख लें। इंस्टॉलेशन स्पेसिफाई प्लस की इंस्टॉलेशन में किसी को इशू आ रहा है, क्लाउड इंस्टॉल है, क्लाउड को सिंपल सिक्योरिटी दे के भाई मुझे एनपी पिप से इंस्टॉल होता है, पिप इंस्टॉल स्पेसिफाई प्लस। काफी टाइम हो गया होगा, चेक नहीं करते। मैं अपना पर्सनल यूट्यूब दूसरे अकाउंट से यूज़ करता हूँ, उसमें और मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, क्योंकि फिर बैकअप भी हो जाता है, शेयर भी हो जाती है। खालिदी का यूट्यूब चैनल देखा संडे में, सुबहान खालिदी, वो सही बनाता है, मतलब प्रॉपर यूट्यूब पे। ठीक है भाई, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप ना किसी एरर में स्टक अगर हुए हुए तो आपके पास छोटे छोटे टेक्निकल सोल्यूशन होने चाहिए। सपोज करें आपने स्पेसिफायर इंस्टॉल करना है, आपके पास जेमिनी क्लाउड दोनों में से कोई भी है, इस कमांड से इंस्टॉल होता है। ठीक है, आप उसको बोले पिप इंस्टॉल स्पेसिफाई प्लस मेक श्योर पाइथन वर्जन शुड बी 3.12। हमारे पास तो यूवी है, सर को बोले हम तो यूवी से करते हैं, जगह यूवी सिर्फ इस कमांड से ना वो आपको स्पेसिफाई प्लस इंस्टॉल कर देगा, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। आप लोग पाइथन इंस्टॉल कर रहे होंगे, वर्जन में स्टक हो रहे होंगे, पाइथन के वर्जन में स्टक हो रहे होंगे, सिर्फ एक छोटी सी प्रॉम्प्ट है, आप या तो उसको जेमिनी में लिखिए, क्लाउड में जो भी चल रहा हो आपके पास वो इंस्टॉल कर देंगे। CLI बेस आपका एजेंट है, तो इंस्टॉलेशन में स्टक होने का ना मसला बनता नहीं है आप लोगों का। क्लाउड कोड में चले कोई हो रहा होगा क्योंकि वो एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स सेटअप है, क्योंकि आप राउटर सेटअप कर रहे हैं। जो पेड वाला अकाउंट है उसको तो मसला नहीं आएगा, तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन है। अब हम आते हैं एक्चुअली जो आप प्रोजेक्ट पे वर्किंग कर रहे हैं, जो आप प्रोजेक्ट पे वर्किंग कर रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप स्पेसिफाई प्लस को यूज कर रहे हैं, स्पेककिट प्लस को यूज कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब इन केस आप प्रोजेक्ट बना लेते हैं, प्रोजेक्ट बना के आप कोशिश कर रहे हैं सबमिट करा दें। पहला प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट है उसमें। पहला प्रोजेक्ट जो है आपका बुक राइटिंग है, एक एक करके करना है, एक साथ नहीं करेंगे। बुक राइटिंग का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, आप उसको सबमिट करा दें, एटलीस्ट आपकी सबमिशन तो जाए ना, एक प्रोजेक्ट तो हुआ ना। दूसरे नंबर पर फिर आप दूसरे प्रोजेक्ट पे शिफ्ट हो, रेक वाले पे आज हम बात करेंगे, आज इसमें हम सारी प्रिपरेशन करेंगे। पहले हम रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं डॉक्यूमेंट में। रिक्वायरमेंट बड़ी सिंपल है, इंटीग्रेटेड रेक चैटबॉट डेवलपमेंट, बिल्ड एंड एम्बेडेड रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन ऑफ द रेक ChatGPT विद इन पब्लिक बुक। इसका मतलब ये है कि आपकी जो बुक आपने बनाई हुई है, अगर मैं भी कोई बुक ओपन कर लूँ यहाँ पर, तो इस बुक का यहाँ पर इसमें नजर आनी, लॉगिन के बाद आएगा, चले वो तो कर लूँगा। इस बुक का जो कंटेंट है
वो एक्चुअली में रैक में होना चाहिए। यहाँ पर एक चैटबॉट हो, चैटबॉट पे आप क्लिक करें, उस पर कोई भी आप क्वेश्चन पूछें, वो आपकी बुक से सर्च होकर आपको जवाब देना शुरू कर दे। ये आइडिया। अब पहला सवाल है रेक। व्हाट इज रेक? रेक है क्या? कौन बताएगा मुझे? कितने लोगों को जस्ट द डेफिनेशन, जस्ट द इंफॉर्मेशन इन पर्सपेक्टिव ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रेक, कितने लोग ये जानते हैं कि रेक एक्चुअली में एक इंफॉर्मेशन के तौर पे या डेफिनेशन के तौर पे आपको ये पता है कि हाँ ये रेक ये होता है, खाली जितना पता हो बिल्कुल थोड़ा सा। कितने लोगों को रेक मालूम है? मतलब एक होता है ना, नाम सुना कुछ पता ही नहीं है, रेक हाँ इतना तो पता है, इसके बारे में डेफिनेशन पता है। दोबारा था हैंडलेस पढ़ा करके बताएं कितने लोगों को पता रेक ये होता है। कितने लोगों को रेक भी नहीं पता क्या होता है? मैक्सिमम तादाद है जिनको रेक नहीं पता। ओपन एजेंसी के पढ़ते वक्त इस टॉपिक का जिक्र हुआ था आपसे? हुआ था। तो ज्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट ने डेफिनेशन को मना करा कि हमें डेफिनेशन भी नहीं पता। ठीक है, अब बैकग्राउंड साउंड हल्का हो गया, इतना काफी है ना। अब बिल्कुल बंद कराएगा फिर हमें भी जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे रेक की। तो दोबारा से मुझे बताएं, एक बात है कुर्सी। अब मैं ये नहीं बोला आपको कुर्सी बनाना आती है, मैं बोला आपको पता है कुर्सी ये, दिस इज कुर्सी। तो कितने लोगों को पता रेक क्या है? दोबारा से और अगेन से बताया कितने लोगों को नहीं पता? अभी भी मैक्सिमम लोग हैं। इसका मतलब पढ़ाया था, अब आप लोगों ने आगे उसको समझा नहीं, जब पढ़ा नहीं, या क्लास में नहीं थे, या क्लास में थे आपने सवाल नहीं करा और उस टॉपिक को आपने जाने दिया, एग्जाम भी दे दिया आपने, तो एग्जाम से पास भी हो गए, नेक्स्ट क्वार्टर में भी आ गए, और अभी भी अब ब्रेक नहीं पता। चलो कॉन्सेप्चुअल चलते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बता रहे हैं क्या क्या चीज़। सपोज करें कोई स्टूडेंट है, उसकी पाइथन में स्किल्स है, तो बोलते हैं स्किल्स लेवल एक काम करते हैं 1 to 10 डिसाइड करते हैं। समझ में आया ना 1 to 10 क्या होता है? फिर हमने कहा इंग्लिश कन्वर्सेशन कैसी है उसकी, या कन्वर्सेशन रख लेते हैं, कम्युनिकेशन रख लेते हैं। कम्युनिकेशन भी हम 1 to 10 रखते हैं, सही है। फिर एक स्टूडेंट है अली, अली की पाइथन कितनी है? हमने कहा 1 से 10 के दरमियान 8 दे देते हैं पाइथन, सही है। और अली की कम्युनिकेशन स्किल कैसी है? हमने कहा 1 से 10 के दरमियान 9 रख लेते हैं। ये अली का डेटा हो गया। इसको हमने क्या कर लिया? इंडेक्सिंग। क्या करा? इंडेक्स। दोबारा से रिपीट करें, फिर आप खामोश है, फिर बोलेंगे भूल जाएंगे 1 मिनट। आगे क्या है ये? इंडेक्सिंग, मतलब आपने किसी लोकेशन पर उसको रख लिया। अब आए बासित। बासित का हमने कहा यार पाइथन में तो 7 है, कम्युनिकेशन में 8 है। एक और आ गए जावेद। जावेद का हमने कहा पाइथन में 2 है, कम्युनिकेशन में 1 है। तो अगर मैं आपको सिर्फ ये वाला डेटा दूं और आपको पता हो कि पीछे एक्चुअली 8 के पीछे पाइथन स्किल्स है, 9 के पीछे ये है, तो आपको पता है ना ली का क्या लेवल है, बासित का क्या लेवल है, जावेद का क्या लेवल है। इसको हम बोलते हैं एम्बेडिंग। क्या बोलते हैं इसको? एम्बेडिंग। दोबारा से पता है क्या बोलते हैं? एम्बेडिंग। अब एम्बेडिंग में 8 का मतलब कोई नंबर नहीं है, 8 का मतलब है कोई इंडेक्स, मतलब कोई लोकेशन मैंने सेट करी है। भाई 8 अगर यहाँ होता तो कुछ और हो जाता ना, कुछ और हो जाता, तो ये वो इंडेक्सिंग हो गई। अभी हम इसकी टेक्निकल डिटेल में जा रहे हैं, इसको हम हाई लेवल लगे, क्योंकि हम रैक अभी पढ़ाना नहीं सीख रहे, रैक पे हम काम करेंगे, हम डेफिनेशन समझ रहे। समझ में आ गई? अब ये है रैक बनाना। मैंने रैक को क्रिएट करा, मतलब जनरेट करा। अब मेरे पास क्या होगा, नॉर्मली मेरे पास बुक है, बुक का कंटेंट है एमडी फाइल्स में रखा हुआ है ना, ये सारा कंटेंट मतलब टेक्स्ट। अब रैक मेरा बनाएगा कौन? ये तो अभी अभी मैंने डिसाइड करा है कि पाइथन का 1 से 10, कम्युनिकेशन 1 से 10, ये तो अभी मैंने सोचा है ना। मतलब कोई भी नंबर यहाँ पर है, वो नंबर तो मैंने दिया है, वो कुछ भी हो सकता था। 7 की मीनिंग कुछ और हो सकते थे, 8 की मीनिंग कुछ और हो सकते थे। तो अब रैक हमारा बनाएगा कौन? हमने कहा रैक के कौन कौन से मॉड्यूल है। रैक
मॉडल लिस्ट। एक यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ टेक्स्ट एम्बेडिंग, सपोज करना ये मॉडल है, ये ओपन एआई का होगा। ओपन एआई का ये मॉडल, इसी तरह जेमिनी का भी है, सबका है। इस मॉडल का काम क्या है, हम इसको देंगे अपना टेक्स्ट और ये हमें टेक्स्ट को बदले में क्या कन्वर्ट कर देगा, एम्बेडिंग्स, मतलब उसको इंडेक्सिंग में रख के दे देगा। इसका ये काम है, समझ रहे? अब जरूरत क्या है, पहले तो हमने क्या करा, अपनी पूरी बुक उठाई, पूरी कंप्लीट बुक, और इस वाले मॉडल को यूज करा और मॉडल को यूज करके एम्बेडिंग्स बना ली, मतलब वेक्टर्स बना लिए। एम्बेडिंग्स और वेक्टर अभी हम एक ही चीज बोल रहे हैं ना, सही है? वेक्टर्स बना लिए, एम्बेडिंग्स बना ली। एम्बेडिंग बनाते मैंने अपना दिमाग यूज करा या इसकी वाली लॉजिक यूज करी? इसकी लॉजिक। तो कितना सारा टेक्स्ट, इतना डेटा है कि मैं थोड़ी रखूंगा, इसको 1 रख दो, इसको 5 रख दो, इसको 7 रख दो। मैंने उसको यूज करा, इसने मुझे एम्बेडिंग बना के दी थी। ये 1 टाइम है, बुक तो मेरी एक ही बार लिखी है, अगर दोबारा मैं बुक में कुछ अपडेट करता हूँ दोबारा जनरेट करा दूंगा, सही है? दोबारा से उसकी कोई ना कोई वर्किंग कर लूंगा जब भी मैं उसको अपडेट करता हूँ। तो नहीं, ये तो समझ में आ गया। अब हम क्योंकि पाइथन डेवलपर रह चुके हैं, तो हमें ये पता है कि अगर मैंने ये वाला मॉडल यूज करा ओपन एआई का, तो ओपन एआई की लाइब्रेरी इंस्टॉल होगी, उसका मॉडल लगेगा, उसको मैं टेक्स्ट दूंगा और मॉडल को कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यही नॉर्मल तरीका होता होगा। चलिए, ये बात समझ में आ गई। लेकिन बात ये है, अगर मेरा बुक का पैराग्राफ है तो उस पूरे पैराग्राफ का एक नंबर होगा, या पूरे एक पैराग्राफ में मैं वर्ड्स को ब्रेक करके नंबर दूं, या उसको कोई चंक्स में नंबर दूं, क्या करूं? मतलब एक पूरा इतना बड़ा पैराग्राफ है, सपोज करना ये पैराग्राफ है, कोई भी हम उठा लेते हैं यहाँ से, ये रहा, ये लाइन है। इस लाइन को मैं पूरा रखूं, फॉलोइंग लाइन का नंबर 7, या मैं क्रिएट का अलग नंबर दूं, एक आ का अलग दूं, या मैं ऐसे कर लूं यार, लाइन इतनी बड़ी बड़ी लाइन को ब्रेक कर लेते हैं, इसको दे देते नंबर 4, आगे वाले को 5, 6, 7, ऐसे क्या करें? चंक्स में ना, क्योंकि डेटा रखना, सर्च करना है, कौन सा एलएलएम बना रहे हो, क्रिएट का अलग रखें, एक अलग रखें, चंक्स में रखते हैं। चंक्स कितना बड़ा हो? 4 टोकन का हो, 5 टोकन का हो, 20 टोकन का टोकन होते हैं ना, ये हर एक वर्ड एक टोकन, 2 टोकन, 3 टोकन, 4, 5, कितने टोकन का एक चंक रखे? 300। एक एवरेज चंक का साइज रिकमेंडेड क्या है? 300। देखा, 256, 300। ठीक है, हम रख लेते हैं, हम 100 रख लें, हमारी मर्जी। अभी हम बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, मतलब इतने इतने हिस्सों का चंक टूटा, उसका एक एम्बेड बन गया, एम्बेडिंग बन गई, ऐसा ही हुआ ना? एम्बेडिंग बन गया, उसने अपने पास लोड कर लिया। अब इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? सपोज करें आप यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं, आपने वीडियो को पोस्ट करा, अब वो कोई वर्ड बोल रहा था वीडियो वाला, जहाँ पोस्ट करा वहां पोस्ट, वर्ड तो कंप्लीट नहीं हुआ, उसका आधा रह गया, आधा उसने बोल दिया, आधा रह गया। अब आप वीडियो को जैसे प्ले करते हैं तो वर्ड दोबारा पूरा बोलता है, जहां से रुका था बिल्कुल उसी डॉट से स्टार्ट करता है, वर्ड को दोबारा बोलता है। इसका मतलब माइनर था, वो पीछे जाके दोबारा से बात शुरू करता है। फायदा क्या होता है सुनने वाले को? अगर आधा वर्ड उसने पहले बोला था, आधा वर्ड बाद में, वर्ड तो गया ना मेरा, वो तो मुझे समझ ही नहीं आना, ऐसे ही है ना? तो थोड़ा सा पीछे करके वो बोलता है ताकि मैं सुन लूँ बात, ऐसे ही होता है ना? हम जब नॉर्मल किसी से बात कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे हैं, अचानक किसी ने आके हमें बीच में रोक दिया और दूसरी बात करना शुरू करा, जब वो चले गया तो हम अपनी बात जहां से रुकी थी वहीं से स्टार्ट करेंगे, थोड़े से 1-2 वर्ड कुछ पुराने पीछे वाले बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं ओवरलैप, मतलब पुराने वाली चीजों का भी ओवरलैप। अब जब मैं इसको चंक्स में ब्रेक करूं, सपोज करें मैंने इसको चंक्स में ब्रेक कर लिया, यहाँ पे ये इतना, अब चंक्स में ब्रेक करते हुए एक मसला हो गया, यहाँ तक ब्रेक हो गया, या यहाँ तक हो गया, या यहाँ तक हो गया, ठीक है, या यहाँ तक हो गया, चलो ये हो गया चंक ब्रेक।
अब दूसरा चंक कहाँ से आएगा? ऑगमेंटेड से। अब तो दूसरा चंक वाला होगा वो तो आधा अधूरा वर्ड हो गया। वो जो पहले चंक का चले लास्ट अधूरा हो गया समझ में आता है, आगे मिल जाएगा। लेकिन दूसरे चंक का जो वर्ड है तो स्टार्ट ही आधा अधूरा नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे कुछ टोकन्स। तो उससे क्या होगा, पहला चंक अगर यहाँ से यहाँ तक बना है, दूसरा चंक कहाँ से स्टार्ट होगा? दूसरा चंक थोड़ा सा पीछे से। अब हम टोकन के हिसाब से 4 टोकन है 5 टोकन सपोज कर लें, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सपोज कर लेते हैं, आप रिट्रीवल से कर ले, आपकी मर्जी है, जितने आपने टोकन दिए हैं। तो ये बेस्ट तरीका है एम्बेडिंग बनाने का। अब एम्बेडिंग बनाने का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एम्बेडिंग हम क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? नंबर्स में जा रहे हैं, एम्बेडिंग बन गई। पूरी बुक को उठा के हमने कहा रखवा लिया किसी एज से स्टोरेज में जो एम्बेडिंग को अपने पास स्टोर करता है। अब वो स्टोरी कौन है? वो है क्वाड्रेंट। वेक्टर डेटाबेस है। वेक्टर डेटाबेस कोई भी हो सकता है, बहुत सारे डेटाबेस हैं, फाइन पूल है। हम क्वाड्रेंट पे जा रहे हैं। क्वाड्रेंट पे क्यों जा रहे हैं? फ्री मिल गया हमें, हॉस्टेड है, कहीं पे रखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्लाउड पर है। तो हम क्वाड्रेंट वेक्टर डेटाबेस पे जाते हैं और उस पर रख लेते हैं। क्वाड्रेंट को जब हम डेटा देंगे तो ये हमारा वेक्टर में डेटा सारा लोड कर लेगा, अपने पास रख लेगा। हमें क्या फायदा होगा? हम आखिर क्या कर सकते हैं? हम रख क्यों नहीं डेटा? हम डेटा क्यों रख रहे हैं? हम अपना इस डेटे में से आगे कोई भी सर्चिंग कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए रख रहे हैं कि हमें जब भी कोई डेटा चाहिए होगा हम उसको बोलेंगे ये चाहिए, ये ढूंढ के हमें वो डेटा दे देगा। सर्चिंग कौन सी वाले सर्चिंग? वापस आता है, मुझे ये बताएं, मुझे सर्चिंग करनी है, पाइथन का और कम्युनिकेशन का बंदा चाहिए, ठीक है। मैंने कहा सर्चिंग क्या करनी है? पाइथन का बंदा किस लेवल का चाहिए? यार स्किल लेवल 9 तो होना चाहिए, फुल एक्सपर्ट बंदा ढूंढो। कम्युनिकेशन कितना? मैंने कहा कम्युनिकेशन भी 9 चाहिए मुझे। अब ये क्या है? ये डेटा में क्या कर रहा हूँ? सर्च कर रहा हूँ। पाइथन भी 9, कम्युनिकेशन भी 9। अब मुझे बताएं क्या सर्च हो, क्या आना चाहिए? अली या बासित? दोनों का आना चाहिए। अली और बासित दोनों का आना चाहिए। इसको बोलते हैं सिमिलरिटीज। क्या बोलते हैं? सिमिलरिटी। एक बार दोबारा रिपीट करें। वो जाके सिमिलरिटीज देखिए कौन करीब में मेरे, लेकिन वो जावेद की क्यों रिकमेंड नहीं करेगा? जावेद सिमिलरिटीज में नहीं आ रहा, दूर है जावेद। तो ये जो वेक्टर डेटाबेस बनाते हैं उसका ये मकसद होता है। पहले हमने सारा डेटा नंबर्स पे रख लिया, फिर जैसे ही हमने उससे डेटा अपना दिया तो वो जाके सिमिलर डेटा सर्च करके लाएगा। जरूरी नहीं है उसको 9 मिले, दोनों के पास 9 तो है ही नहीं, लेकिन उसमें सिमिलर करीबन। क्योंकि अगर मैं बात करूं अली की और बासित की, दोनों सेम लेवल की प्रोफाइल, हल्का फुल्का पाइथन में फर्क है, उसी कम्युनिकेशन में फर्क है, बाकी ऑलमोस्ट करीब सेम है, दोनों अच्छी लेवल की प्रोफाइल है। ऐसा ही है ना। अगर यहाँ पर चाहिए हम दोनों बहुत ही जूनियर बंदा चाहिए यार, इतना एडवांस नहीं चाहिए, कौन आएगा? हमारे पास जावेद आ जाएगा। इसमें ऑफ किया हुआ। वापस आएगा, ठीक है। तारिक भाई स्क्रीन बड़ी कर दो। ठीक है, समझ रहे? सिमिलरिटीज तो वेक्टर में रखने का फायदा क्या हुआ? लाखों का डेटा हो, मिलियंस का डेटा हो, बिलियंस का डेटा हो, सिमिलरिटी सर्च करके लेकर आके मुझे दे दो। सिर्फ सर्चिंग। अब अगर मेरी बुक है, बुक में टेक्स्ट है, मैं कोई टेक्स्ट ढूंढने जाऊँ कितना टाइम लगेगा? अगर एक ही पेज हो तो मैं कंट्रोल F करके कर लूँ, लेकिन इतने सारे पेज ढूंढने में टाइम लगेगा। हमने क्या करा, बुक को उठा के एम्बेडिंग में रख लिया। एम्बेडिंग में रखते हुए हमने क्या यूज करा? कोई भी हमने एम्बेडिंग का मॉडल यूज कर लिया जो हमें सही लगा। बस ये है कि जो यूज करो फिर वही यूज करना, क्योंकि वो अपने स्टाइल में कर रहा है, हर अपने स्टाइल में करेगा। किसी के पास किसी का नंबर कुछ होगा, किसी के पास किसी का नंबर कुछ होगा, तो एक ही रखें। इसने क्या करा, इसने सबको नंबर देके नंबर्स में सेव कर लिया, रख दिया। हमारी पूरी बुक इस वक्त किसमें? एम्बेडिंग्स में।
अगर मैंने इसको यूज करके बुक को एम्बेडिंग में कन्वर्ट कर लिया, मैंने क्या करा था चंक्स में और ओवरलैप में ब्रेक कर दिया अपने स्टाइल में, जो मुझे बेस्ट लगा। पूरी बुक किसमें हमारी एम्बेडिंग में। अब मेरे पास कोई टेक्स्ट होता है, मुझे उस एम्बेडिंग में से सर्च करना है। मैं क्या करूंगा, उस टेक्स्ट को इसी मॉडल के थ्रू पहले एम्बेडिंग बनाऊंगा, फिर उस एम्बेडिंग को जाके अपने डेटाबेस में सर्च करूंगा। जैसे ही मैं एम्बेडिंग उसको सर्च करूंगा, वो क्या करेगा, सिमिलरिटीज सर्च करके ला देगा। समझ रहे? तो ये फायदा होता है वेक्टर्स का बेनिफिट। तो हमें क्या करना है, हमने जो बुक आपने प्रोजेक्ट 1 में बनाई है, उस बुक का पूरा कंटेंट इस मॉडल को यूज करते हुए पूरा कोड लिखेंगे, पूरा उसको बताएंगे, एम्बेडिंग में कन्वर्ट करके कोऑर्डिनेट के ऊपर लोड कर देना, डेटाबेस के अंदर लोड कर देना, इंजेस्ट कर देना। ठीक है, डेटाबेस में अपलोड हो जाएगा। तो आपका जो वेक्टर डेटाबेस है कोऑर्डिनेट का, जो फ्री में आप जाके बनाएंगे, इसमें आपकी पूरी बुक का डेटा किस फॉर्म में होगा, एम्बेडिंग फॉर्म में होगा। तो आप ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, आप ये स्पेक्स लिखेंगे। आप स्पेक कैसे लिखेंगे, आप आए, आपने तो पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड करी में पहले की या नहीं करी, जो भी है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे बिजनेस रिक्वायरमेंट लिखी, इसमें स्पेसिफाई में आपने बिजनेस रिक्वायरमेंट लिखी, भाई मुझे अपनी बुक को एम्बेडिंग में लेके जाना है। यहाँ पर आपने उसको बता दिया कि भाई प्लान में कि ये वाला मॉडल यूज करना है, ये वाला मॉडल यूज करना है, पाइथन के अंदर कोड लिखना है, ठीक है। और क्या करना है, कोऑर्डिनेट का डेटाबेस यूज होगा, ये कोऑर्डिनेट के क्रेडेंशियल्स हैं। क्रेडेंशियल्स को देना बनते नहीं है, क्रेडेंशियल आप अपने पास रखिए, लेकिन अभी आप बिगनर्स हैं तो आप अपनी कंफर्ट लेवल देखें, क्रेडेंशियल्स को नहीं देने चाहिए सुरत। वो आप ENV में रख दे, आप बोले .env में .env हैव क्रेडेंशियल्स, हियर इज वेरिएबल, वो भी जो भी ABC वेरिएबल आपने बनाया हुआ है, ठीक है, वेरिएबल का सिर्फ नाम बता दें, .env में रखा हुआ है। और ये वाला है मुझे यूज करना है, आपको यूज करना है क्या है, कॉन्टेक्स्ट 7 का MCP सर्वर, टू रीड, इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है हमें कोऑर्डिनेट की। पहले हम कॉन्टेक्स्ट 7 के MCP सर्वर पे देख भी लेते हैं, कोऑर्डिनेट की डॉक्यूमेंटेशन है भी नहीं है। मिल गया हमें, इसका अपना भी एनसीपी है कोऑर्डिनेट का, हम वो भी यूज कर सकते हैं। तो जो भी ये सारे ऑप्शन हमारे पास है, हमने या तो कोऑर्डिनेट का एमसीपी कनेक्ट कर लिया, वो ज्यादा बेस्ट है, वो ज्यादा इजी है। कोऑर्डिनेट का एमसीपी हम लेके आ जाते हैं, ये मिल गया हमें, ये रहा। या हम कॉपी पेस्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट की वेबसाइट पे जाएंगे, उसकी की बनाएंगे, कलेक्शन का नाम, ये 2 चीजें हमें देनी है, बल्कि 3 चीजें हमें देनी है। एम्बेडिंग मॉडल भी इन्होंने दे दिया, उन्होंने कहा भाई हमारा वाला यूज कर लो, और आसान कर दिया आपकी जिंदगी, बिल्कुल आसान कर दिया। आप चाहो तो इनका यूज नहीं करो, आप अपनी मर्जी का यूज कर लो, आपको सारी चीजें, लेकिन जो ये कर सकते थे उन्होंने तरफ से आपको चीजें बनाई दे दी। ये वाला एम्बेडिंग मॉडल अब हर बार फिर सेम यूज करना पड़ेगा, ये थोड़ा मेक श्योर करना, ठीक है। तो ये एमसीपी सर्वर आपने कनेक्ट करा, आप तो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट से कनेक्ट हो गए। इनकेस डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है तो आपने कॉन्टेक्स्ट 7 से डॉक्यूमेंटेशन भी दे दी। एमसीपी सर्वर क्या होगा, ये सारा ये कॉपी होगा एमसीपी के ऊपर वाला, ये इन्होंने npx install एमसीपी सर्वर यहाँ पे कमांड भी दी हुई है, इसकी जरूरत नहीं है, नीचे आते हैं, कोई सही तरीका मिल जाए हमें। जो भी है, हम इसमें से कोई भी एमसीपी का डिटेल निकाल कर अपने पास पुट कर दिए, एमसीपी सर्वर हमारा कॉन्फ़िगर हो गया। अब मुझे ये बताएं एमसीपी सर्वर किसके साथ कॉन्फ़िगर करा है, जो आप एजेंट यूज कर रहे हैं। एजेंट कौन सा आपका, क्लाउड का। क्लाउड का एजेंट के पास ये कैपेबिलिटीज है कि वो कोऑर्डिनेट के एमसीपी सर्वर से बात करेगा, आपकी की यूज करेगा, आपका लिंक यूज करेगा, आपका क्या यूज करेगा,
स्कीमा नेम, कलेक्शन नेम। कलेक्शन नेम मतलब जिसमें डेटा जा रहा है उसका, उस क्लस्टर का नाम क्या है, उस डब्बे का नाम क्या है, उसका पाथ आ जाएगा। जो भी पाथ उन्होंने दिया हुआ डिफॉल्ट पाथ है तो यही आ जाएगा। एम्बेडिंग मॉडल भी डिफॉल्ट रहेगा। की अगर है तो की चेंज हो जाएगी। यहाँ पर आप अपने अकाउंट में जाएंगे, की बनाएंगे, यहाँ पर डालेंगे, कनेक्ट हो गए। अब क्या है, मेरे पास कोड है पाइथन का, और वो नहीं मेरे पास पहले तो एजेंट है, एजेंट जो है डायरेक्ट इससे बात कर सकते हैं। अब दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है, क्वाड्रेंट के एमसीबी को कॉल कौन करेगा, मेरा क्लॉड करेगा या मेरा कोड करेगा? क्लॉड, या तो जो मैं अपना प्रोग्राम सॉफ्टवेयर लिख रहा हूँ वो सॉफ्टवेयर करेगा, मतलब मेरा कोडिंग, या क्लॉड करेगा। अब दो मसले हैं। अगर मैं कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो उस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट देख के वो क्वाड्रेंट से बात करे, तो फिर तो मुझे उसमें कोडिंग करवानी पड़ेगी। एमसीबी सर्वर मेरे तो किसी काम करनी है। हाँ, अगर मैं चाह रहा हूँ मेरा जो क्लाउड एजेंट है वो खुद जाके कोऑर्डिनेट से बात करके सारा काम करके आ जाए, फिर मेरे एमसीबी सर्वर काम पे। एक हो सकता है कि जो मेरा पाइथन का कोड होगा उसमें मैं एमसीबी सर्वर वहां अलग से यूज करवा लूँ। तो ये देखिए एक्सिस किसके पास है। एक्सिस अगर एजेंट के पास है तो उसका मतलब एजेंट उससे बात करके काम करा रहा है। एक्सिस अगर मेरे कोड के पास है तो मेरा कोड उससे काम करा रहा है। ये दो चीजें अलग है। एजेंट मतलब जो वर्किंग कर रहा है। जैसे आप हो ना, आपका एक एक्सेस आईडी है, कार्ड है, ठीक है, आप अपने एक्सेस कार्ड पर आए, इस जगह पर क्लास में आके बैठ गए, ठीक है, आपने यहाँ पे लैपटॉप चार्ज पे लगा दिया। सपोज करें आपकी सीट जो है फिक्स है, जैसे आप आए आपने अपनी सीट पर अपना एक्सेस कार्ड लगाया, क्योंकि आप है, आपके नाम पे सीट रजिस्टर है, तो उसने आपको एक्सेस दे दिया। साथ में एक बोर्ड है, बोर्ड पे आपने लैपटॉप चार्ज पे लगाया, लैपटॉप रख के आपने काम शुरू कर दिया। अब लैपटॉप को पावर मिल रहा है क्योंकि सीट आपकी है, आपकी सीट पर पावर का बोर्ड है। अब आप उठ के गए, उसने लॉग आउट कर दिया आपका पावर, आप तो है ही नहीं, लेकिन आपका लैपटॉप रखा हुआ। अब लैपटॉप चार्ज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो उसका मतलब एक्सेस आपको था, अब आपके साथ जो चीजें हैं तो वो आपके साथ चल रही है। तो इसी तरीके से एक्सेस किसको है, क्लाउड के एजेंट को है, तो क्लाउड का एजेंट तो काम करवा लेगा। लेकिन अगर मेरे पास कुछ कोड है, कुछ कोडिंग है, उस कोडिंग को मैं जैसे कहीं चलाऊंगा तो उस कोडिंग डायरेक्ट थोड़ी बात कर रही है, वो तो क्लाउड बात कर रहा था, ऐसे ही। यस। तो इसका मतलब आपका जो लैपटॉप है उसके पास भी एक कार्ड होना चाहिए, वो अपने बिहाफ पे उसका भी एक कार्ड हो, वो आप एक स्वाइप करें और वो चार्ज होता रहे, आप चले जाए। भले लैपटॉप रखा हुआ है तो वो चार्ज हो रहा है, लैपटॉप चले जाएगा तो दूसरा लैपटॉप आएगा, वो चार्ज नहीं होगा। समझ रहे? उसका होता है एक्सेस। जब हम काम करेंगे ना, इसका मतलब जो मैं सॉफ्टवेयर डेवलप बना रहा हूँ उस सॉफ्टवेयर के बाद एक्सेस है या नहीं है? मेरे पास तो है क्योंकि मेरे पास क्लाउड है। उस सॉफ्टवेयर के बाद है या नहीं है? बात समझ रहे? लॉजिक बता रहा हूँ आपको सिर्फ। इसी तरीके से जो एमसीबी सर्वर है ये आपने किससे कनेक्ट करा? क्लाउड से। क्लाउड आपका एजेंट है, लेकिन जो आप क्लाउड से कोडिंग करवा रहे हैं उस कोडिंग के बाद कोडेंट का एक्सेस नहीं होगा। वो कोडिंग आपने उठा के किसी को दी तो आपका तो क्लाउड बात कर रहा था ना कोडेंट से, आपकी कोड थोड़ी बात कर रहा है। तो कोड की आपने अलग से कॉन्फ़िगरेशन करानी पड़ेगी। अब दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन हमने कहा बुक को एम्बेडिंग करवाना वन टाइम है या मल्टीपल टाइम है? देखा जाता वन टाइम में एक ही बार लिखिए, दोबारा हो सकता है अगर बुक को अपडेट करें, लेकिन वो भी एक काइंड ऑफ वन टाइम ही होगा, कभी अपडेट होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने कहा एक काम करते हैं, क्वाड्रेंट को कनेक्ट करते हैं किसके साथ? क्लाउड के साथ, एमसीबी सर्वर को, और अपनी पूरी बुक जो मेरे पास ही रखी होगी, जो मैंने लिखी है, प्रोजेक्ट वन में बुक बनाई है, उसी बुक को मैं उसको बोलता हूँ, उसको कमांड देता हूँ, स्पेक्स लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरे पास ये सारा डेटा है, एमसीबी सर्वर आपके साथ कनेक्ट है क्वाड्रेंट का। वो बोलेगा ठीक है, तो एमसीबी सर्वर भी मेरे पास, वही डेटा भी है। आप एक काम करें, इस डेटे को एम्बेडिंग में कन्वर्ट करके क्वाड्रेंट में अपलोड कर दो। तो अब ये काम कौन कर रहा है? क्लाउड कर रहा है। क्लाउड कहाँ अपलोड कर देगा सारा डेटा? क्वाड्रेंट में। किस फॉर्म में करेगा? एम्बेडिंग। एम्बेडिंग का मॉडल कौन सा यूज करेगा? जो भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन में एमसीपी में बताया। यहाँ पर ये वाला यूज करना, तो ये वाला यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे क्वाड्रेंट के पास डेटा है मेरी बुक का सारा, यस है। क्वाड्रेंट को कोई भी आके एक्सेस करे, उसमें क्यूरी दे एम्बेडिंग फॉर्म में, तो वो एम्बेडिंग की क्यूरी जाके सर्च होकर रिटर्न आएगा। यस, बिल्कुल आएगा। चलो ये वाला काम हमारा ऑप्शन हमने बाईपास करा दिया, हमने क्लाउड से करा के डायरेक्ट उठाते हैं एक ही बार। तो इसके लिए क्या सॉफ्टवेयर लिखे? सॉफ्टवेयर तो उसमें उसके लिखे जो पैटर्न पर हो। पैटर्न किसको बोलते हैं? रिपीटेड चीज को। सॉफ्टवेयर हम उसको लिखें जो किसी पैटर्न पर हो। ये तो एक ही बार का, इस पर क्यों सॉफ्टवेयर लिखे हैं? इसको क्लाउड से करवा लेते हैं, सही हो गया काम। हम दूसरी चीज ये है कि बुक तो एक बार लिख दी और एम्बेडिंग करवा ली। अब उस बुक में जो सर्चिंग आकर होनी है
मतलब कोई आया उसने बुक में सर्च मारा, सर्च होकर आया, उसका तो बनाना पड़ेगा मुझे सिस्टम, है ना? क्योंकि जो आएगा वो क्लाउड थोड़ी यूज करेगा, वो तो मेरा सॉफ्टवेयर यूज करेगा, मेरी वेबसाइट यूज करेगा, वो थोड़ी अपने पास क्लाउड को स्टोर मारेगा। ठीक है, पहला वाला बात समझ में आ गया। जो बुक जाहिर आप क्लाउड से एम्बेडिंग जनरेट करवाओगे तो क्लाउड आपसे पूछेगा आपने चंक साइज क्या रखना है, ओवरलैप साइज क्या रखना है, साइज से ज्यादा टोकन। आपने कहा चंक मुझे रखना है 100 टोकन का, ओवरलैप रखना है 100 टोकन है तो 20 टोकन का ओवरलैप रख लेते हैं ताकि कोई बात मिस ना हो। समझ रहे? काम हो गया, समझ में आ गया। अब ये वाली बात तो हो गई अपनी जगह एक सेट, हमने बात समझ भी ली, कर भी ली, करवा भी लिया। प्रोजेक्ट का पहला पार्ट हम इस तरीके से कर लेंगे। कितने लोग हैं जो बोल रहे हैं हम प्रोजेक्ट का पहला पार्ट, प्रोजेक्ट 2 का जो हमारा रैक का प्रोजेक्ट है उसका पहला पार्ट हम इजीली कर लेंगे, सिर्फ हमें जो 4 कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। कितने लोग? सर्च का सर बताइएगा अभी दोबारा जो जी? आप सर्च का बताइएगा। वो अगला है ना, वो दूसरा वो part अगला है तो फिर ये सही है। अब दूसरा पार्ट है सर्चिंग का। सर्चिंग का मतलब आप एक डेटाबेस जनरेटेड है, डेटाबेस के बाद डेटा है। मेरी बुक है, बुक के पास एक आइकन आ रहा है चैट का। बुक का मतलब क्या? वेबसाइट है, वेबसाइट पे चैट का आइकन आ रहा है, चैट का आइकन पे मैं क्लिक करूंगा, चैट ओपन होगी। उस पे जाकर मैं कोई टेक्स्ट करूं, वो टेक्स्ट एक्चुअली में पीछे मेरे क्वाड्रेंट से सर्च करके डेटा लाके मुझे दिखाएगा। अब ये हमें एक्चुअली में बनाना है। अपलोड करने वाला टाइम तो 1 टाइम कर चुके हैं, उससे तो हमारी जान छुड़ेगी। फ्यूचर में बात का बाद में देखेंगे। अब क्या है? सर्चिंग वाला काम करना है। अब हम रेक बना रहे हैं, रेक यूज कर रहे हैं। पहले क्या कर रहे थे? बना रहे थे। डेटाबेस तो हमें क्वाड्रेंट का मिल गया था, हम उसमें डेटा एम्बेडिंग करके अपलोड कर रहे थे। अब हम रेक को यूज करेंगे, तो रेक को यूज करने के लिए भी हमें पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। अब हम आगे आते हैं, हम बोलते हैं आर्किटेक्चर क्या है? फ्रंट एंड। फ्रंट एंड पे कौन है हमारे पास? हमारा जो भी है, हम अभी डोकोसोरस का यूज करना है, तो जो भी वेबसाइट है फ्रंट एंड हो गया, वेबसाइट हो गई। फ्रंट एंड पे आपको क्या चाहिए? चैट का आइकन चाहिए। ये चैट का आइकन कहां से आएगा? सब पहला सवाल। चैट का आइकन से मुराद है, आइकन पे क्लिक करो चैट ओपन हो जाएगी ना। आइकन से मुराद है चैट चाहिए। हाँ। चैट पे आपने क्लिक करा, चैट आ गई, तो मैं यहाँ पे चैट बोर्ड, ये ज्यादा अच्छा वर्ड है। चैट बोर्ड चाहिए, ये कहां से आएगा? पहला सवाल है फ्रंट एंड पे चैट बोर्ड कहां से आएगा। दूसरा सवाल है फ्रंट एंड का चैट बोर्ड एक्चुअली में बैकग्राउंड पे, बैक एंड पे किससे बात कर रहा हो? ये हमारा दूसरा सवाल है। बैक एंड पे क्या होगा? फ्रंट एंड पे चैट बोर्ड है ना, पीछे क्या कर रहा होगा? और जो बैक एंड है वो किससे बात कर रहा होगा? वो हमें क्लियर है। किससे बात कर रहा होगा? क्वाड्रेंट से। क्वाड्रेंट मतलब वेक्टर डेटाबेस। अभी हमारे क्वेश्चन मार्क क्या है? 2 क्वेश्चन मार्क है। बैकएंड पे क्या है? वेक्टर डेटाबेस में डेटा पहले से है, ये हम बना चुके हैं। पहला प्रोजेक्ट हम कर चुके हैं, पहला दूसरे प्रोजेक्ट का पहला पार्ट कर चुके हैं। अब दूसरे प्रोजेक्ट का दूसरा पार्ट कर रहे हैं। रेक वाला जो प्रोजेक्ट है ये भी है हमारे पास, ये भी है। तो बैकएंड का एक्चुअली में काम क्या होगा? डेटाबेस से डेटा निकाल के लाकर किसको देना? फ्रंट एंड को देना। ये बैकएंड का काम होगा। समझ रहे? अब ये बैकएंड बनेगा कैसे? सवाल ये, इसका मतलब बैकएंड के अंदर क्या होगा? एक फंक्शन होगा, ठीक है? पाइथन का है ना, फंक्शन होगा, डेफ कर देना उसको। फंक्शन में हो क्या रहा होगा? फंक्शन में एक पैरामीटर में कोई टेक्स्ट आएगा, जाहिर सी बात है बैकएंड फ्रंट एंड से टेक्स्ट लेगा ना। आई नीड दिस, तो टेक्स्ट आएगा, और वो टेक्स्ट किसके बाद जाएगा? वो टेक्स्ट पहले एम्बेडिंग में कन्वर्ट होगा। एम्बेडिंग में कन्वर्ट होने के लिए कौन सा मॉडल यूज करेंगे इस बार? जिसमें बुक बनाई थी सेम मॉडल यूज करना पड़ेगा, वरना तो एम्बेडिंग से आगे पीछे हो जाएंगी। कौन सा मॉडल यूज करा था हमने? सर सॉनेट 3.5 जो यूज करा था उसी को करना पड़ेगा। ये वाला कर रहे हैं ये तो भाई मजबूरी है, या तो आप ये करते ही दूसरा यूज करते तो फिर वहां यूज कर लेते। हमने अपनी आसानी देखी, ठीक है? जो मॉडल आपने बनाते हुए यूज करा था वही यहाँ करना पड़ेगा ना। अब मैंने एक मैकेनिज्म बनाया नंबर्स बनाने का, एम्बेडिंग का। उस मैकेनिज्म से मैंने पूरी बुक को एम्बेड कर लिया। आप उस बुक में कोई सर्च करने आ रहा तो उसको भी एम्बेडिंग करनी सेम मैकेनिज्म से करे ना। दूसरे मैकेनिज्म से करके आया किसी उसके नंबर्स कुछ और होंगे, मेरे पास नंबर कुछ और होंगे, सर्चिंग नहीं होगी सही से, मसला हो जाएगा ना। तो एम्बेडिंग ये यूज होगी। तो ये जो टैक्स है, ये इस एम्बेडिंग को यूज करते हुए क्या हो जाएगा? टैक्स की मदद से ये हो जाएगा सर।
जो भी है XYZ, समझ गया ना। टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट ABC जो भी है वो इसमें आ जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर किसको कॉल करूंगा, क्वाड्रेंट को कॉल करूंगा और उसको क्या दूंगा, ये टेक्स्ट कौन सा, ये वाला, और ये टेक्स्ट देगा मुझे क्या दे देगा, रिटर्न दे देगा, और रिटर्न मेरे पास जवाब आ जाएगा, और रिटर्न में फ्रंट एंड पे वापस ले जाऊंगा। यहाँ से टेक्स्ट आएगा, सही है, और यहाँ पर उसका रिप्लाई आ जाएगा। वो किसकी मदद से आ रहा होगा, बैकएंड की मदद से। अभी हम इमेजिनेशन कर रहे हैं कि बैकएंड पे हो क्या रहा होगा। बात समझ में आ रही है, बैकएंड पे क्या हो रहा होगा। बैकएंड पे फ्रंट एंड से एक टेक्स्ट आया, उसने एम्बेडिंग का मॉडल को यूज करके टेक्स्ट को कन्वर्ट करा एम्बेडिंग में। वो एम्बेडिंग किसके पास गई, क्वाड्रेंट के पास कॉल हुई, क्वाड्रेंट ने जवाब दिया, वो जवाब लेके वापस फ्रंट एंड पे आके उसने जवाब को दिखा दिया। यही हो रहा है। अब इसमें एक मसला होगा, इसमें एक चीज कम है। अब मुझे ये बताया, ये वाला काम करने के लिए एक फंक्शन होना चाहिए, उस फंक्शन के अंदर एम्बेडिंग मॉडल कहीं ना कहीं इंस्टॉल या वेरिएबल में होना चाहिए, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होगा जा रही है, इंटरनेट से बराबर इंटरनेट चल रहा हो लैपटॉप पे। दूसरा काम क्या हो, टेक्स्ट को एम्बेडिंग में कन्वर्ट कराने का कोई ना कोई फंक्शन होगा, उस फंक्शन को कॉल करूंगा, उस पर टेक्स्ट दूंगा, मुझे एम्बेडिंग मिल जाएगी। पीच बैकग्राउंड पर ये यूज कर रहा होगा, और मुझे जैसी को मिलेगा, मैं क्वाड्रेंट का कॉल करने का कोई तरीका होगा, उनकी डॉक्यूमेंटेशन से मुझे मिलेगा, उस पर मैं एम्बेडिंग दूंगा, मुझे रिटर्न देगा, और रिटर्न में यहाँ बता दूंगा वापस। सही है। अब सवाल ये है, ये फ्रंट एंड बैक एंड आपस में बात कैसे करेंगे, कैसे बात करते हैं अभी तक फ्रंट एंड बैक एंड आपस में। क्या है नाम, दोबारा बताएं, API, दोबारा बताएं, बाकी जो खामोश है अगेन बताएं। API के थ्रू फ्रंट एंड बैक एंड से बात करता है। इसका मतलब बैक एंड का कोई ना कोई एड्रेस होगा। एड्रेस कैसा होता है, इस तरह का एड्रेस होगा, जो भी है, लोकल होस्ट हो गया, डोमेन हो गया, सही है, ये एड्रेस होगा बैक एंड का। फ्रंट एंड क्या करेगा, इस एड्रेस पे कॉल लगाएगा और जवाब का इंतजार करेगा। इस पे कॉल आएगी, कॉल लगाते वक्त वो इसको टेक्स्ट देगा, ये टेक्स्ट यहाँ पर आएगा, एम्बेडिंग में कन्वर्ट होगा, फंक्शन होगा, फंक्शन एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेगा, एम्बेडिंग में कन्वर्ट करके क्वाड्रेंट को देगा, क्वाड्रेंट जो जवाब देगा वो जवाब किसको चले जाएगा, जिसने कॉल करा था। फ्रंट एंड के बाद जवाब आ जाएगा। यही होता है नॉर्मली, बिल्कुल ऐसे ही होता है। अब इसमें एक चीज की कमी है, कलर के सारी चीजें दे दी, मैंने उसको कहा येलो कलर था, येलो कलर की सारी चीजें दे दी, सिर्फ सिमिलरिटीज देख रहा था, समझ रहे, थिंकिंग तो नहीं कर रहा। अब जो यूजर का चैट बोर्ड है, जिसपे यूजर आके XYZ कोडी करके एंटर कर रहा है, उसके लिए अगर हमें उसको अच्छा एक्सपीरियंस देना है, तो क्या ये साइट्स हमारे लिए काफी होगा या नहीं। हमें तो प्रॉपर एजेंट बनाना चाहिए, जो उसकी बात सुने, समझे, अंडरस्टैंड करे, फिर वो एजेंट इस एम्बेडिंग को इस्तेमाल करे और जवाब लाए, जवाब को अच्छी तरतीब में बनाकर जवाब दे। यही होगा, यही पॉसिबल है। अब प्रॉब्लम है, LLM जो मौजूद है, या तो OpenAI का होगा, जेमिनी का होगा, जो भी हम लगाए बैकग्राउंड पे, वो LLM हमारी बुक को जानता है, नहीं जानता। तो रेग हमें क्या हेल्प करेगा कि एजेंट को हम बता देंगे कि हमारी बुक यहाँ पर रखी हुई है, इस फंक्शन में। फंक्शन तो कॉल करवा सकते हैं ना एजेंट से, हम बोलेंगे जब भी आपको बुक में से कुछ चाहिए हो, आप ये फंक्शन कॉल करो, बुक का डेटा निकालो और जाके काम करके जवाब दे दो। अब उसके बाद मेरी बुक का डेटा आ गया, किसके थ्रू आया, फंक्शन के थ्रू, फंक्शन कॉलिंग के थ्रू बुक का डेटा आ गया। क्योंकि फंक्शन कॉलिंग क्या कर रहा है, ये रेक वाला काम कर रहा था, यही तो था फंक्शन। पहले हम डायरेक्ट यूज कर रहे थे, फिर हमने कहा डायरेक्ट यूज नहीं करते, उसको एजेंट को दे देते, हम एजेंट यूज करते हैं। यही हुआ है ना बातचीत, यही हमारा तय हुआ है ना कि हम एजेंट यूज करेंगे, फिर एजेंट इस फंक्शन को यूज करें। पहले हम इस फंक्शन को डायरेक्ट यूज कर रहे थे, तो हमारा काम अच्छा नहीं हो रहा था, एक्सपीरियंस अच्छा आएगा ही नहीं कभी, समझ रहे। अब मुझे ये बताए, एजेंट बनाने के लिए अभी आपके पास कौन सा फ्रेमवर्क है, SDK, OpenAI एजेंट SDK। तो आपने बैकएंड भी क्या बनाया, OpenAI एजेंट SDK, ये आपके बैकएंड पे आपका कोड है। ये सारा कोड आप किससे लिखवा रहे हैं, स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट के थ्रू। पता आपको सब है हो क्या रहा है, तो आप राइटिंग जब करवाएं स्पेसिफिकेशन की और प्लान की, तो आप उसको प्रॉपर सही से समझाएं, ताकि वो अपने पास टास्क लिख के आप उसके टास्क को जाकर डिटेल में पढ़ें, देखें बात उसको सही समझ में आई है, नहीं आई तो उसको सही करवाएं, क्योंकि आपको पता पीछे हो क्या है। ठीक है, OpenAI एजेंट SDK में बनेगा क्या, एजेंट बनेगा। एजेंट के पास क्या क्या चीज होगी, एक टूल होगा, कौन सा टूल होगा, फंक्शन, ये वाला फंक्शन होगा।
इस फंक्शन में हो क्या रहा होगा, जब भी एजेंट को कोई चीज रेक में से चाहिए होगी वो इस फंक्शन को कॉल करेगा और इस एम्बेडिंग से डेटा लाकर उसको जवाब बनाकर जिसने भी इस एपीआई को कॉल करा उसको वापस दे देगा। ऐसे ही होगा। तो उसका मतलब एजेंसी क्या आ गया, एजेंट के नहीं है, वेक्टर डेटाबेस आ गया, रिट्रीवल सर्चिंग के नहीं है, वेक्टर सर्चिंग के नहीं है, एम्बेडिंग सर्चिंग के नहीं है, दो चीजें हो गई। अब बात यह है कि ओपन एजेंसी के तो सिर्फ एजेंट बनाता है, एपीआई तो नहीं बनाते हैं। एपीआई कौन बनाता है, फास्ट एपीआई। एपीआई का मतलब ये होता है मेरे पास फंक्शन लिखा हुआ है, पाइथन में फंक्शन लिखा हुआ, फंक्शन का नाम है डेफ और नाम हम रख देते हैं एबीसी। अब उस फंक्शन पाइथन की फाइल पे फंक्शन देखा है ना सबने, कितने लोगों को ये पता है अगर मुझे फंक्शन कॉल करना है सेम फाइल के अंदर तो वो मुझे मालूम है कैसे, सबको पता है। अब एक प्रॉब्लम है, अगर सेम फाइल में फंक्शन है वो तो आप कॉल कर लोगे, दूसरी फाइल में फंक्शन है वो भी आप कर लोगे मॉड्यूल के थ्रू, मॉड्यूल बनाएंगे इंपोर्ट करेंगे कर लेंगे। ये वाली बात तो हमारे लिए क्लियर है। लेकिन मेरे लैपटॉप के अलावा दूसरे कंप्यूटर पे कोई बंदा बैठा हुआ मेरा फंक्शन कॉल कर सकता है? दूसरे कंप्यूटर पर बैठा हुआ बंदा मेरी फाइल का फंक्शन कॉल कर सकता है? नहीं सर, नहीं कर सकता। एपीआई जो है वो यही काम है। एपीआई क्या अलाउ करती है, दूसरे कंप्यूटर पर बैठा हुआ बंदा मेरे कंप्यूटर पे जो फंक्शन है उसको कॉल करते, सीधे एपीआई बोलते हैं। समझ में आई बात? काम तो फंक्शन कॉल से ही होना है ना, फंक्शन कॉल हुआ रिटर्न आना। अगर मैं कोड के अंदर हूं तो मैंने डायरेक्ट कॉल कर लिया, दूसरी फाइल में हो तो मॉड्यूल के थ्रू कर लिया, दूसरे कंप्यूटर में तो क्या करूंगा, क्या चाहिए, एपीआई चाहिए। एपीआई क्या करती है, मेरे फंक्शन को एक इस तरीके के यूआरएल पे क्या कर देती है, लेकर आ देती है। किसी भी चीज को यूआरएल पे लाने के लिए हम बोलते हैं एक्सपोज। क्या बोलते हैं, दोबारा बताएं, एक्सपोज। तो एपीआई क्या करेगी, जो मेरा फंक्शन लिखा हुआ है उसको किस पे एक्सपोज कर देगी, इस लिंक के ऊपर। अब इस लिंक को जो भी चलाएगा क्या होगा, बदले में फंक्शन कॉल होगा। कौन सा वाला, जो हमने इस पे एक्सपोज करा हुआ, इस एपीआई के साथ लगाया हुआ, बाइंड करा हुआ। सपोज करें अगर फास्ट एपीआई तो फ्रेमवर्क है ना, फास्ट एपीआई फ्रेमवर्क है। फंक्शन का नाम क्या रखा था हमने, फंक्शन का नाम हमने एबीसी रखा था। ये रखा, इस एबीसी फंक्शन में अपने एजेंसी के का सारा काम होगा, सही है। अब इस एबीसी फंक्शन को कोड के अंदर कॉल करना कैसे करेंगे, नाम लिखा कॉल कर लिया, ऐसा ही होगा। दूसरे कंप्यूटर वाला अगर मेरे इस एबीसी को कॉल करना चाहता हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फास्ट एपीआई। फास्ट एपीआई क्या करें, हमारे फंक्शन को किस पे लेके आ जाएगा, लिंक के ऊपर, यूआरएल के ऊपर। ये यूआरएल जैसे हम किसी और को देंगे वो इस्तेमाल करेगा, जाहिर इंटरनेट यूज करेगा, जैसे वो उसको इस्तेमाल करेगा पीछे बैकग्राउंड में मेरे कंप्यूटर में क्या हो रहा होगा, फंक्शन कॉल हो रहा होगा। फंक्शन कॉल जो भी कर रहा है उसको क्या मिलता है, बदले में रिटर्न मिलता है। यही होता है ना। तो जो भी जिसने भी एपीआई कॉल करी है, चाहे उसने दूसरे कंप्यूटर से करी एपीआई के थ्रू, उसको रिटर्न मिल जाएगा। समझ रहे? अब ये जो फास्ट एपीआई ये मुझे क्या कैपेबिलिटी देगा, एक्सपोज कर रहा है, एक्सपोज करने की, मतलब एपीआई बनाने की। ये मुझे एपीआई बनाने के लिए फंक्शनलिटी दे देगा। ये कहेगा जो आपका जो कोड रखा हुआ है उसको आप लिंक पे लाओ, नेटवर्क पे लाओ, फिर आप दो किसी और को और वो इस्तेमाल करें। अब आप लोगों का हम दिमाग चेक करते हैं, हम लोग किस तरह सोचते हैं। वेबसाइट ओपन हुई मेरे पास, ये वेबसाइट है। ये जो वेबसाइट है ये इसका कहाँ पर ओपन है, ब्राउजर में, कंप्यूटर पर है, लेकिन जिसने कॉन्टेक्ट 7 बनाया उसके कंप्यूटर पर। सर ये कहाँ पर है ये तो आपके पास डाउनलोड हो गया, आपके ब्राउजर में ना। कितने लोग कह रहे हैं जिसने बनाया उसके कंप्यूटर पर है? अरे थोड़ा बड़ा हैंडल कर लो, क्या डर है। कितने लोग कह रहे हैं नहीं भाई मेरे कंप्यूटर पर। सही है, ये मेरे कंप्यूटर पर क्लाइंट में हूं ना। हाँ ना सर, आपके क्लाइंट कंप्यूटर पे। मतलब क्लाइंट किसको बोलते हैं, फ्रंट एंड का मतलब है क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब है जो चीज मेरे हाथ में। मोबाइल क्या है, क्लाइंट है। क्लाइंट मतलब जो चीज कस्टमर के यूजर के हाथ में उसको क्लाइंट बोलते हैं, जो चीज कस्टमर के हाथ में नहीं है उसको बैकएंड बोलते हैं। फ्रंट एंड और क्लाइंट एक ही बात है, ठीक है। तो ये वेबसाइट क्या है, क्लाइंट है, फ्रंट एंड है। ये किसके पास है, मेरे कंप्यूटर पर है, ऐसा ही है। और जो बैकएंड है वो किसके पास है, सर्वर पे सर, वो उनके पास है, उनके कंप्यूटर पर। अब फ्रंट एंड बैकएंड को कॉल करने के लिए एपीआई क्यों चाहिए होती है,
क्योंकि मेरा कंप्यूटर किसी और के कंप्यूटर का फंक्शन कॉल कर रहा होता है, समझ रहे हैं बात। मेरा कंप्यूटर किसी और के कंप्यूटर का फंक्शन कॉल कर रहा था, इसीलिए फ्रंट एंड बैक एंड से बात करता था, एपीआई चाहिए होती। एपीआई कुछ नहीं है, फंक्शन कॉलिंग है। अब प्रॉब्लम ये जो मेरा क्लाइंट है, मतलब जो मेरी वेबसाइट है, ये फंक्शन कॉल कर सकता है जब वो फंक्शन इसी के साथ लिखा होता है, इसी के कोड में लिखा होता है। जो जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट कभी अगर किसी ने पढ़ी है तो आपने क्या देखा होगा इसके अंदर, इसमें आपने देखा होगा फंक्शन कॉल डायरेक्ट क्लिक पे करा देता है, क्लिक हुआ फंक्शन कॉल हो गया। इसमें एपीआई चाहिए होती है क्लिक कराने के लिए, नहीं चाहिए क्योंकि फंक्शन हमारे पास है। लेकिन बैकएंड पे हमें एपीआई चाहिए होती है क्योंकि फंक्शन उसके सर्वर पे रखा हुआ है। अब हम कहेंगे फ्रंट एंड जब हम बनाते हैं हम तो वर्सल पे रखते हैं, सही है, वो तो वर्सल पे होता है, बिल्कुल वो वर्सल पे होता है। फ्रंट एंड जो वेबसाइट है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है जो आपने उठा के वर्सल पे रखा, सही है, रख दिया। अब वो वर्सल पे रख के क्या फायदा होता है उसका फायदा होता है उसका लिंक आ जाता है, समझ रहे? सही। जैसे ही मैं अपने कंप्यूटर में उस लिंक को एंटर करता हूँ तो ये वर्सल से उठ के मेरे कंप्यूटर पे आ गया। तो आप वर्सल पे रखते ना, उसका सिर्फ इतना काम होता है, वो लिंक दे दिया, जिसको भी इस्तेमाल करना हो वहां से उठ के कहा जाए लोकल मशीन में, यूजर के कंप्यूटर पे आ जाए। तो ये इस वक्त मेरे कंप्यूटर पे आया, ये वर्सल से उठ के है ये मेरे कंप्यूटर पे। ये अभी इस वक्त जो वेबसाइट पूरी नजर आ रही है, अब मुझे नहीं पता कॉन्टेक्स्ट ने वर्सल पे रखा हुआ है, सपोज कर लेते हैं वर्सल पे होगा, तो ये वर्सल पे नहीं है, ये मेरे पास है, लेकिन आ वर्सल से नहीं है। अगर मैं बंद कर दूंगा दोबारा खोलूंगा फिर तो वर्सल से ही आएगी ना, है ये मेरे पास। मुझे बताया आपने मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप डाउनलोड करा है? यस डाउनलोड हुआ है। यस अब वो व्हाट्सएप कहाँ है, आपके पास है या प्ले स्टोर पर है? सर हमारे पास है, हमारे फोन में, आपके पास है ना? क्लाइंट पे। तो प्ले स्टोर पे क्यों है वो? तो रखने वाले ने प्ले स्टोर पे क्यों रखा? लिंक दिया है ताकि वहां से मैं डाउनलोड कर सकूं, समझ रहे? एक बार अनइंस्टॉल मार दिया व्हाट्सएप फिर तो जाना पड़ेगा ना प्ले स्टोर पे, लेकिन है काम व्हाट्सएप हमारे पास। मोबाइल पे लोकल डाउनलोड हुआ, ऑफलाइन है, डाउनलोड हुआ। वेबसाइट के ऊपर ये होता है कि वो डाउनलोड नहीं हुआ है डाउनलोड, लेकिन मैं बंद करूंगा तो बंद हो जाएगा, वैसा हमारा डाउनलोड नहीं हुआ जैसे मोबाइल में हुआ। और वेबसाइट में ये थोड़ा सा फर्क है, बाकी ये मेरे पास लोकल पर है। अब जो भी चीज जहाँ चलेगी इसका मतलब वो मेरे कंप्यूटर से चलेगी, मेरा ब्राउजर से चलेगी, मेरी रैम यूज करेगी, मेरा सीपीयू यूज करेगी, मेरा इंटरनेट यूज करेगी, मेरी सारी रिसोर्सेज यूज करेगी, जो भी चीज यहाँ है। और जो भी चीज बैक एंड पर है वो अपनी अपनी चीजें यूज करेगी, अपनी लाइट यूज करेगी, अपना सीपीयू अपना, समझ रहे? अब मुझे बताइए जो फ्रंट एंड है जो आपने बनाया है ये किसके कंप्यूटर पर होगा? हमारे पास है ना सर। आप इसको रखिए गिटहब पेजेस पर या वर्सल पर, लेकिन जो चला रहा होगा उसके पास ये डाउनलोड हो जाएगा लोकली ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा। तो इसका मतलब जो आपके पास आपकी वेबसाइट होगी, आपकी बुक की वेबसाइट होगी, उस बुक की वेबसाइट पर चैटबॉट नजर आ रहा होगा, वो चैटबॉट जो भी चला रहा है उस चैटबॉट पर जैसे कोई कुछ भी लिख के एंटर करता है तो वो चैटबॉट किसको कॉल करेगा? बैकएंड को, एपीआई को। अब वो बैकएंड को किसके जरिए कॉल करेगा? एपीआई के थ्रू। एपीआई के अलावा तो मेरा कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात करेगा, एपीआई चाहिए, समझ में आई? जी सर। चलेगी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या लिखना है? हमें स्पेक्स लिखने। पहला काम तो हमें प्रोजेक्ट 2 का पहला पार्ट क्या था? बुक को एम्बेडिंग करवाना है, मतलब अपलोड करवाना है, पहला पार्ट। दोबारा बताएं पहला पार्ट क्या था? बुक को एम्बेडिंग में कन्वर्ट करके अपलोड, एक काम हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या है? उस एम्बेडिंग को इस्तेमाल करना, सर्चिंग मशीन करनी। हमने क्या करा? हम लिखेंगे ओपनिंग एजेंसी के, हमने उसको बता दिया स्पेक, ओपनिंग एजेंसी के यूज करो, फास्ट एपीआई यूज करो, सही है, फास्ट एपीआई यूज हुई, ओपनिंग एजेंसी के यूज हुई, और साथ में ये एम्बेडिंग का मॉडल यूज हुआ, कोऑर्डिनेट यूज हुआ, और कोऑर्डिनेट के ऊपर खोल जाके हो गया पूरा हमारा एजेंट तैयार हो गया। फास्ट एपीआई एक्सपोज हो रहा है, उसके अंदर ओपनिंग एजेंसी के जो एजेंट चल रहा है उस एजेंट के अंदर एक टूल है जो कोऑर्डिनेट को कॉल करके जवाब लाता है। सर इसकी भी फाइल बनेगी spec.md की? आप spec.md की कमांड चलाएंगे, उसको ये सारी इंस्ट्रक्शंस देंगे। जब आप spec.md कमांड चला के इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो स्पेक्स बना देगा। आप उस spec.md को एक बार ओपन करेंगे, उसको पढ़ेंगे, आप देखेंगे इसने कोई मन तो नहीं करा हुआ, आपको लगेगा नहीं इसमें ये मसला है, तो आप उसको क्लेरिफाई कराएंगे, सही करवाएंगे। सही है, ये फायदा है कि आपको चीजें आती हैं, ये बेनिफिट है। आप उसको पढ़कर बगैर देखे जाने देंगे, आप देख के जाने देंगे। आप बोलेंगे मुझे पढ़ दूंगा, मैं जाके लिख क्या रहेगा, प्लान जाके जाके आप पढ़ेंगे। प्लान में आप टेक्निकल चीजें बताएंगे, भाई ये यूज करो, ये वाला मॉडल यूज करो, क्योंकि मैंने जब डेटा रखवाया था तो ये मॉडल यूज करा था, जाहिर सर्चिंग पे भी ये चाहिए, सब चीजों में ये चाहिए, समझ रहे? ये आपका तरीकेकार होगा, इस तरीके से आपका बैकएंड बन जाएगा और आपका फ्रंट एंड आ जाएगा। अब एक और चीज इसमें एडिशनल चाहिए,
अब फ्रंट एंड पे जो आपका चैट आएगा, नॉर्मली फ्रंट एंड पे जो भी चीजें होती हैं वो हम डेवलप करेंगे ना, मतलब करवाएंगे क्लाउड से और स्पेसिफिकेशन से, यही करेंगे। आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है चैटकिट। क्या नाम है? चैटकिट ओपन एआई। चैटकिट आपको दो चीजें देती है। चैटकिट एक आपको टाइपस्क्रिप्ट देती है और एक चैटकिट पाइथन। पाइथन। चैटकिट जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे टाइपस्क्रिप्ट वाला तो या फ्रंट एंड में करेंगे, चैटकिट पाइथन वाला बैक एंड पे करेंगे। अगर मैं कॉन्टेक्स्ट 7 पर भी आऊं, यहाँ पे चैटकिट लिखूं, पाइथन कर सकते हैं। ये देखिए चैटकिट पाइथन आ रही है और एक चैटकिट टाइपस्क्रिप्ट भी आ रही है। ये वाली चैटकिट जेएस के नाम से आती है। ये फर्स्ट वाली, ये डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ लेते। अब चैटकिट की अच्छी बात क्या है, जब आप चैटकिट को अपने पास ऐड करेंगे तो चैटकिट ने सारी चीजें पहले से बनाई हुई है। ओपन एआई ने बनाया चैटकिट, पूरा बनाया है। आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करवाएं, चैटकिट को लगाएं, आपके फ्रंट एंड पे वो चैट की तरह आ जाएगा। आप उसको क्लिक करें, वो एक पॉपअप चैट ओपन हो जाएगी, आप उससे बात करें। चैटकिट ने अपना क्लाइंट और सर्वर दोनों बनाए हुए हैं। क्लाइंट जो जावास्क्रिप्ट वाला, आप उसको बता रहे हैं भाई क्लाइंट पे चैटकिट यूज करो, फ्रंट एंड वाली वो यूज कर लेगा। बैक एंड पे आप बोल रहे हैं चैटकिट यूज करो पाइथन वाली, तो फ्रंट एंड बैक एंड से बात करेगा। मतलब जावास्क्रिप्ट वाला चैटकिट किसको कॉल करेगा? पाइथन वाले चैटकिट। बैक एंड पे पाइथन चैटकिट चल रहा होगा, फ्रंट पे जावा, दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सही है। बैक एंड पे जो आपका जावास्क्रिप्ट वो पाइथन का चैटकिट चल रहा होगा, वहां पर आपके पास क्या चीजें होंगी? वहां पर वो आपकी एक्चुअली में फास्ट एपीआई होगी। अब हम आगे आते हैं। यहाँ पे हमने क्या कहा, चैटबॉट लगाना है। चैटबॉट किसके थ्रू लगेगा? चैटकिट जेएस के थ्रू। बैकएंड पे फास्ट एपीआई है। फास्ट एपीआई के अंदर एक चीज होगी, पहले नंबर पे फास्ट एपीआई का एक्सपोज तो ये करेगा ना। फास्ट एपीआई के अंदर एक चीज होगी, वो होगा चैटकिट का पाइथन। वो क्या करेगा, चैटकिट से जो भी चीज फास्ट एपीआई पे आएगी वो पाइथन के पास जाएगी, वो उसको रीड करके आगे बढ़ा देगा, जो भी जवाब इसके पास आएगा वो फ्रंट एंड पे पहुंचा देगा। मतलब उसके बीच का कन्वर्सेशन हो, इसकी मदद से चैटकिट बात करेगी। अभी तो बैकएंड का लिंक है, ये कौन यूज कर रहा होगा? फ्रंट एंड यूज कर रहा होगा। ये यूजर होगा और ये उसको एक्सपोज करने वाला होगा जिसने बनाया। इस तरीके से आपका पूरा एजेंट तैयार हो जाएगा। ये है आपका प्रोजेक्ट 2 हैकाथॉन 1 का, जो आप लोगों ने बनाना है। समझ गए? अब अभी मुझे ये बताया कि जिन जिन लोगों की बुक बनी हुई है, पहला काम वो ये करें, अपने क्लाउड के साथ एमसीपी सर्वर लगाएं क्वाड्रेंट का, और अपनी पूरी बुक की एम्बेडिंग बनाएं। एम्बेडिंग बना के कहाँ लोड करें? क्वाड्रेंट पर। और जिनकी बुक नहीं बनी हुई वो उनके साथ बढ़िया जो ये काम कर रहे हैं, या तो उनकी हेल्प करें या उनको देख लें या उनसे सीख लें। और ये काम हम आज की क्लास में करेंगे। आज प्रोजेक्ट 2 या तो हम किसी के साथ मिलकर बनवाएंगे या तो हम अपना बनाएंगे। तो आप ये स्टार्ट करें। आप लोग वापस आ जाए अपने जगहों पे। अच्छा जी, अभी हमने रेक बनाने के लिए सारे काम स्टार्ट करा था। तो हमारे प्रोजेक्ट 2 का पार्ट 1 जो था, जिसमें आपने अपनी बुक को एम्बेडिंग में कन्वर्ट करके अपलोड करना था क्वाड्रेंट के ऊपर, कितने लोगों ने कर लिया? एम्बेडिंग कितने लोगों का हो गया? क्वाड्रेंट के ऊपर एम्बेडिंग अपलोड आपकी हो गई, आपकी भी हो गई। और कितने लोग हैं कितने इनकी इन प्रोग्रेस है? अभी चल रहा है प्रोजेक्ट, इन प्रोग्रेस वाले की ज़्यादा है क्योंकि वो बैकग्राउंड पे वर्किंग कर रहा है। चले वो तो वर्किंग कर रहा है, हम स्क्रीन पे फोकस कर लेते हैं। जब तक क्लाउड को तो आपने काम पे लगा दिया ना, बस आप उसको सैलरी तनख्वाह टाइम पे देते। अनपेड इंटर्नशिप रखी हुई आपने क्लाउड की। सर किसी ने दिए। अच्छा, अभी हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो अभी हम बात भी कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट का। डिप्लॉयमेंट क्या करनी है? यहाँ पर आप ये देखें, प्रोजेक्ट गिटहब पे रखा हुआ है और प्रोजेक्ट मेरे रूट पर है, किसी फोल्डर में नहीं है। मतलब SRC से मुझे अंदाजा हो गया, पैकेट रोटेशन से अंदाजा हो गया, रूट पर है। मैं यहाँ पे सेटिंग्स में आऊँगा। सेटिंग्स में मेरे पास लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शन आता है पेजेस का, मतलब सेटिंग में पेजेस का ऑप्शन है। इसको मैंने इनेबल करा हुआ रूट के ऊपर, ये रहा मेन ब्रांच पे कनेक्ट करा हुआ, रूट पे कनेक्ट करा हुआ, या सेलेक्ट पे क्लिक करा हुआ है।
ये सारा काम खुद होता है, मैंने जैसे इसको इनेबल करना है और ये लिंक आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहा है। इस लिंक को हमने ओपन करा है और ये मेरा प्लेटफॉर्म जो है वो हॉस्टेड है, ठीक है। ये जो आप साइट लिंक देख रहे हैं लाइव हुआ है, ये लिंक आपको जो नजर आ रहा है ये ऑटो आया है, इसमें मैंने कोई मेहनत नहीं करी है, मैंने सिर्फ यहाँ पर सेव करा, ठीक है, सिर्फ मैंने यहाँ पे सेव करा, इसके अलावा कोई और वर्किंग नहीं करी, ठीक है। गिटहब पेजेस पे अपलोड करा हुआ, यहाँ से वहाँ पर लिखा। एक काम एडिशनल आपने करना है, सिर्फ एक काम आपने एडिशनल करना है, वो है ये वाला डायरेक्टरी बनानी है .github की, ये वाली आपने वर्कफ्लो की डायरेक्टरी बनानी है, ये आपकी deploy.yaml की फाइल, मतलब सिर्फ ये वाला ट्री है और इसमें ये कंटेंट। इनकेस आपने रेफरेंस देना, आप मेरी रेपो पे चले जाएं, मेरी रेपो पे इस नाम से एक रेपो रखी हुई प्रोजेक्ट की, आप इस पे चले जाएं, इस पे जाकर आप जो भी देखेंगे नीचे आपको सारा टेक्स्ट मिल जाएगा, आप यहाँ से रेफरेंस मिल सकते हैं। ये है क्या एक्चुअली में, ये एक CI/CD है। CI/CD हमारे पास क्या होता है कि आपने गिटहब पे मेन ब्रांच पे रखा, देखें यहाँ पे एक चीज मेक श्योर करें, मेन ब्रांच, आपने मेन ब्रांच के ऊपर कोड रखा और वो मेन ब्रांच से उसने रीड करा और रीड करने के बाद उसने इसको चलाकर गिटहब पेजेस के जो भी सारे ऑप्शन है उसको रन करा, रन करने के बाद आपके पास डिप्लॉय हो गया, बस ये चीज। और अगर इसमें भी स्टेप्स देखिए क्या है, एक URL सेट हुआ हुआ है, एक नाम सेट हुआ हुआ है, एक चेकआउट हुआ हुआ है, Node.js का 20+ वर्जन सेट हुआ हुआ है, डिपेंडेंसी इंस्टॉल हुई हुई है, पेजेस यहाँ पे सेटअप हुए हैं और ये गिटहब पेजेस पर डिप्लॉय हुआ है, बस ये चीज है। खुद ही बनेगी नहीं ये खुद बनानी है या बनेगी? मेरे में तो खुद बन गई। हाँ मेरे में तो खुद बन गई। तो ये प्रॉपर डायनेमिक है, इवन आप कॉपी पेस्ट करके भी चला सकते हैं, ठीक है। ये डिप्लॉयमेंट के लिए स्टेप्स और कुछ नहीं है एडिशनल, ठीक है। एक चीज मेक श्योर करें, देखिए मेरे पास तो मेरा कोड है, इसमें क्लाउड कोड के भी कमेंट्स हैं, तो आपके पास भी ऐसा होना चाहिए। जब आप उसको काम दे रहे हैं, काम उससे करवा रहे हैं, तो कमेंट भी उसके हो ना, आप अपने नाम से कमेंट करेंगे, काम उससे करवाएंगे, गलत बात है। मेरे जो कमेंट नजर आ रहे हैं ये भी सिर्फ मैंने क्या करा है, पुल रिक्वेस्ट मर्ज के कमेंट है, बाकी काम उसी ने करा, मेरा कमेंट एक्स्ट्रा का कमेंट है, सिर्फ पुल रिक्वेस्ट मर्ज करी है मैंने, ठीक है। ये तो हो गया डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड, समझ में आ गया। अब एक बात है, स्किल्स कैसे जनरेट करें। तो सर अनिक हमें स्किल्स बनानी अगर हो तो उसके लिए कोई स्पेशल तरीका है या क्या है, हम कैसे बनाए स्किल्स? सही। अच्छा जी, मजा आ रहा है ना वैसे तो? हाँ, ये तो शुगर कर रहे थे कि अच्छा वो आज तरह नीक नहीं है, ध्यान छूटी हमारी, मतलब आगे तंग करते हैं। अच्छा सर पूछ रहे हैं स्किल्स का, पहले ये बताएं, इतना याद है ना स्किल्स का क्या मकसद होता है? अब बात ये आती है कि हम स्किल्स पता चल गया कि रीयूजेबल इंटेलिजेंस से बनाए कैसे। तो भाई सिंपल तरीका है, स्किल्स का मतलब यह है कि आपने अगर कोई चीज सोची, मतलब आपके पास कोई ऐसी स्किल है जो कि आप उसे प्रोवाइड करना चाह रहे हो, आप उसे क्या प्रोवाइड कर सकते हो? कॉन्टेक्स्ट। क्या प्रोवाइड कर सकते हो? कॉन्टेक्स्ट। तो अभी आपके सामने दिख रहा है, सर ने क्या किया, यहां पर सबसे पहले उसे बताया कि क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ क्लाउड कोड स्किल्स। जब उसे इतना पता होगा ना तो भाई आपने स्किल्स बनाना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, स्किल्स बनाना स्टार्ट कर। पहले आपने उसे कहा कि स्किल्स बनाना है, आगे सर उसे बता रहे हैं कि किसके लिए स्किल्स बनाना है। तो सर ने क्या किया, फॉर रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। अभी सर ने आपको बहुत डिटेल में बताया कि है क्या ये रैग, तो सारी चीजों के बारे में बताया। फिर सर ने इसको पूरा कॉन्टेक्स्ट दिया कि बुक कंटेंट स्टोर्ड इन डॉकरसोरस प्रोजेक्ट मार्कडाउन फाइल, सारी इसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। पहले सर ने क्या किया, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। स्किल्स क्या है कि भाई आपके पास कोई स्किल है, कोई चीज आप जानते हैं, आप उसे क्लाउड को प्रोवाइड करें। अब बात यह है कि वो बनाए कैसे। तो जैसा हमने स्पेसिफिकेशन देखी थी, हमने कॉन्स्टिट्यूशन देखी थी, सिमिलरली हमने क्या करना है, ऐसे इंस्ट्रक्शन देने, हमें इसे बताना है कि आपने एक
रैक की या फिर फ्रंट एंड की या फिर चैट किट की या फिर फास्ट एपीआई की, किसी भी चीज की स्किल, सबसे पहले स्किल का नाम आ गया। इसके बाद सर ने इसको बहुत डिटेल के अंदर कॉन्टेक्स्ट दिया है कि भाई बुक कंटेंट स्टोर्ड इन डॉकरसोरस प्रोजेक्ट, फिर क्यूट्रेंड के बारे में बताया कि डेटाबेस से सिमेंटिक सर्च के लिए क्यों क्या काम करता है भाई। अब स्किल्स से बता रहे हैं, स्किल्स के अंदर भी एक चीज आपने बहुत देखी, सर ने इसको जो है स्किल दिए हैं, सर ने जो लैंग्वेज का फॉर्मेट यूज किया वो कौन सा है, कौन सा फॉर्मेट है, मार्कडाउन। तो सर ने इसे पूरा स्ट्रक्चर वे में दिया है कि भाई कहीं पर सर ने 2 हैश यूज किए वो सब हेडिंग हो गई, कहीं सर ने 3 यूज किए हैं, इसके बाद कहीं स्टेरिक यूज करके इसको बोल्ड बनाया है। ये सारी की सारी चीज एक पूरे फॉर्मेट में देख के स्टेप बाय स्टेप पैराग्राफ वाइज ये सारे के सारे बहुत देखना है, डिलीवरेबल्स वाली सारी चीजें दी हुई। तो आपने भी यही करना है, आपने उससे क्या करना है, स्किल्स खुद से नहीं बनाना, उसे सारा कॉन्टेक्स्ट देना है, उसे कहना है भाई मेरे लिए स्किल बना दो। बनाएगा कौन, क्लॉड CLI, ठीक है, क्लॉड कोड हमारे पास। और वो लोग जो कि जेमिनी यूज कर रहे हैं वो फिलहाल के लिए जेमिनी यूज कर लें, क्योंकि अभी आपका हैकाथॉन पहले इंपॉर्टेंट है, स्पेक्टेड प्लस जरूरी है। इसके बाद फिर आप लोग ट्राई कीजिएगा दोबारा क्लॉड कोड को, वैसे भी फ्री में चलाना है आपने, तो दोबारा ट्राई कीजिएगा। जी सर। ठीक है, अब हम जब अपने हैकाथॉन 2 पे जाएंगे, अभी हमारा हैकाथॉन 1 चल रहा है जिसके 2 प्रोजेक्ट्स हैं। पहला प्रोजेक्ट आप लोग बना रहे हैं जो कल सबमिशन है, दूसरा प्रोजेक्ट ऑफुली क्लास में कुछ लोगों ने स्टार्ट कर दिया, आपको समझ में आ गया किस तरह है क्या है, और बहुत सारे लैपटॉप में अभी भी चल रहा है। तो क्लाउड काम तो क्लाउड कर रहा है, आप नजर अपनी इधर कर लें। ठीक है, तो हम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं, उसके बाद वैसे भी आपको फंक्शन का इनवाइट है, तो इनवाइट है, इनविटेशन है, एक होता है ऑर्डर, एक होता है इनविटेशन, ऑर्डर नहीं बन रहा। ठीक है, अच्छा हम आते हैं किस पे, हमारे टॉपिक्स पे। हैकाथॉन 1 जो आप कल सबमिशन करा देंगे, मंडे को शायद आपकी मीटिंग होगी, मीटिंग में आके आपने डिस्प्ले करना होगा, शोकेस करना होगा प्रोजेक्ट। हर क्लास की मीटिंग अलग होगी, तो हर क्लास के ग्रुप में अनाउंस कर देंगे कहाँ पे मीटिंग। 5-5 मिनट का टाइम होगा स्टूडेंट्स के पास, 2 मिनट में 5 मिनट में अपना प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करके जाते जाएंगे। ठीक है, ये हम मीटिंग में करेंगे, हैकाथॉन ऑनलाइन होगी सारी। फिर हम हैकाथॉन 2 पे शिफ्ट हो जाएंगे। हैकाथॉन 2 का जो 2 में भी 5 प्रोजेक्ट्स हैं, हैकाथॉन 1 में 2 प्रोजेक्ट्स हैं, हैकाथॉन 2 में 5 प्रोजेक्ट्स हैं। उसका जो पहला प्रोजेक्ट है वो तो काफी सिंपल है, एक CLI बेस से, लेकिन उसका जो दूसरा प्रोजेक्ट है उससे सारी कहानी स्टार्ट होगी। ये आपको मिलेंगे अभी नहीं, बाद में। ये डेट को छोड़ दें, डेट आपकी नहीं है, ये डेट टीचर्स की नहीं है। ठीक है, जब आप हैकाथॉन 2 पर आएंगे, इसका मतलब नेक्स्ट क्लास में हम हैकाथॉन 2 पर होंगे, पहले अनाउंस हो चुका होगा जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे। अब आप लोगों ने एक चीज नहीं करनी, वो ये है कि प्रोजेक्ट लाजमी बनाना। अगर आपने नहीं बनाया तो ये आपके लिए मसला हो जाएगा, हम तो एडवांस जा रहे हैं। हम आपको चाहे था स्पेक्टेड प्लस के ऊपर अच्छी स्किल्स बना लें, और जो आपके क्लाउड के इंस्टॉलेशन के इश्यूज और वगैरह है वो इसके दौरान ही सॉल्व हो जाए। जब आप हैकाथॉन 2 में आए तो आपकी स्पेक्टेड प्लस के अच्छा हैंड्स ऑन हो, और क्लाउड भी आपका होना चाहिए। तो अगर अभी एरर आ रहा है, थोड़ा टाइम में होते क्लाउड सबका चली जाएगा, और सब कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे चलाने का। कल की क्लास में एक स्टूडेंट ने क्वीन 3 के थ्रू पूरा इंस्टॉलेशन का तरीका बताया, वो ग्रुप पे भी आप लोगों को शेयर हुआ होगा। तो बड़ा अच्छा तरीका है क्वीन 3 का भी, एजेंट कोड क्लाउड का है, बाकी आप क्वीन 3 में आ रहे हैं। जब आप हैकाथॉन 2 पर आओगे तो एक चीज आप देखना, आप डायरेक्ट वर्किंग स्टार्ट नहीं करना। इसका प्रोजेक्ट बन तो कुछ भी नहीं है, तो बड़ा सिंपल है। असल तो ये, जब आप हैकाथॉन 2 पे आओगे आप क्या करना, डायरेक्ट इस पर वर्किंग स्टार्ट नहीं करना, पहले क्लाउड से स्किल्स जनरेट करवाना। स्किल्स कैसे जनरेट होगी, सिंपल प्रॉम्प्ट है। आप ChatGPT से अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिखवा लो, क्लाउड से लिखवा लो, बोलो मुझे प्रॉम्प्ट दो, मुझे ये वाली स्किल लिखवानी है, क्लाउड ही आपको प्रॉम्प्ट दे देगा। अच्छा, वो प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट करो, उसको पहले पढ़ो, उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज तो नहीं है, ऐसी चीज तो नहीं जो नहीं चाहिए, मिला हो जाएगी, स्किल्स आ जाएगी। पूरा पढ़ने के बाद आप क्लाउड को वो प्रॉम्प्ट दो, क्लाउड क्या करेगा, स्किल्स जनरेट कर देगा इस तरीके से, जैसे मेरे पास है। स्किल्स की एक डायरेक्टरी बनाएगा। अच्छा, 2 जगह पे कोई भी डेटा जनरेट हो सकता है, ग्लोबल पे, एक प्रोजेक्ट लेवल पे। ग्लोबल मतलब डॉट क्लाउड की फाइल ग्लोबल लेवल पे होगी आपके नेम के साथ, जो आपका ग्लोबल से मुराद है एक सेंट्रल लोकेशन पे। एक होगा प्रोजेक्ट लेवल की जहाँ आपका प्रोजेक्ट है, तो आप बेहतर एक ग्लोबल लेवल पे बना लो ताकि वो यूज होती रहे। और आप ये भी कर सकते हो, आप आपस में बांट लो। जैसे कि आपने कहा रेक की ना स्किल्स आप बनाओ, आपने कहा फास्ट एपीआई की मैं बनाऊंगा, आपने कहा इसकी मैं बनाऊंगा। 10 लोगों ने अपनी अपनी स्किल्स बांट ली, सब मेहनत करी, डिटेल स्किल्स बनाई, आप उनको फोल्डर शेयर कर दो, वो आपको कर दे। एक्चुअली तो स्किल्स ऐसे रखी हुई है ना फाइल में, तो आपस में शेयरिंग कर लो स्किल्स बनाकर। ये भी हम कर सकते हैं, हो सकता है ना, तो पॉसिबल है।
मैं डॉकर की स्किल्स बनाऊंगा, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, अभी मैंने डॉकर की स्किल्स बनाई है, आप लोग यूज कर लो उसको। आप सब कॉपी करके डाउनलोड करके अपने पास रूट पे स्किल्स के फोल्डर में रख देना, जिस तरह यहाँ रखी हुई। ये रही मेरे किसमें, होम में, अमीन आलम में, क्लाउड में, ये रहा स्किल्स की डायरेक्टरी, नजर नहीं आ रही होगी। वो जूम नहीं हो रहा, ठीक है। स्किल्स आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। अब आपने जैसे ही आपने हैकाथॉन 2 में आना है, आपने स्किल्स पे जाना है, स्किल्स प्रॉपर बनानी है जो क्लाउड में ही बन सकती है फिलहाल, और फिर आप प्रोजेक्ट की वर्किंग स्टार्ट करेंगे। आपको बेनिफिट क्या होगा, स्किल्स की मेहनत वन टाइम है। जब भी आप काम शुरू करेंगे वो स्किल्स को पढ़कर ज्यादा फास्ट काम करेगा। अभी क्या होता है, आप बेसिक क्लाउड से बात करते हैं, वो जाकर ना अपने LLM से डेटा निकालता है, फिर वो गूगल पे सर्चिंग करता है, फिर वो आपकी क्यूरी देखता है। अगर आपने कॉन्टेक्ट 7 दिया हो तो वहां जाके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ता है, बड़ा टाइम लगाता है, बहुत सारे टोकन लगते हैं इसमें। स्किल्स होने से क्या होगा, डायरेक्ट जाएगा, स्किल्स पढ़ेगा, जो चीजें स्किल्स में वो समझ के डायरेक्ट काम करना शुरू कर देगा। आपका वो टाइम बच जाएगा, जो वो सर्चिंग में लगाता है, टोकन भी बच जाएंगे, काम भी जल्दी होगा। ये आपका स्किल्स का सबसे बड़ा बेनिफिट होगा। तो हैकाथॉन 2 पे हमने स्किल जनरेट करनी है, इस पर टाइम लगाना है, साथ साथ में वर्किंग भी करनी है। अब बात यह है कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। अभी मैं आपके टीचर से भी इस बारे में डिस्कशन कर लूंगा कि हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, और उसका हमारा कुछ जो अभी पार्शियल डिसीजन है वो यही है कि नेक्स्ट क्लास में हम जाएंगे बैकएंड पे, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है बैकएंड की। हम पढ़ेंगे फास्ट एपीआई। फास्ट एपीआई मतलब जो एपीआई बनाने का फ्रेमवर्क है पाइथन के अंदर, ठीक है। लेकिन इस बार जो आप फास्ट एपीआई पढ़ेंगे, आप स्पेक ड्रिवन वाले तरीके से फास्ट एपीआई को पढ़ेंगे। स्पेक ड्रिवन वाला तरीका फास्ट एपीआई का क्या होगा कि आप उससे सारा काम कराएंगे, वो आपको सिखा रहा होगा, जो चीज आपको समझ नहीं आएगी आप उससे सवाल पूछेंगे, वो आपको जवाब देगा, आप सवाल को जवाब देंगे। एक और अच्छी चीज है, हमारे पास ChatGPT के ऊपर एक है लर्निंग मोड। हम ChatGPT पे आते हैं, प्लस में जाते हैं, मोर में जाते हैं, स्टडी एंड लर्न मोड। ये करने से क्या फायदा होता है कि आपसे ना क्वेश्चन आंसर करता है और आपके लेवल पे आकर आपको चीज समझाता है। तो इन केस कोई समझ नहीं आ रही हो, आप यहाँ आ जाइए, क्लाउड को ही बोलते हैं, वो समझाते वही सिखा देगा आपको। जब आप क्लाउड के सेशन के साथ काम कर रहे हैं, कमांड है क्लियर की, इसका आप इस्तेमाल करेंगे, एक कमांड है कॉम्पैक्ट की, इसका भी इस्तेमाल करें। तो समटाइम हिस्ट्री इररिलेवेंट होती है, तो आपका काम ही खराब कर रही होती है, या तो कॉम्पैक्ट कर दें काम की या क्लियर कर दें। तो इससे क्या होगा, आप हिस्ट्री वाला जो कॉन्टेक्स्ट है उसको रिमूव कर करके आगे चलते रहेंगे। समटाइम आपने अपनी स्टडी करी पढ़ने के लिए, फिर आप अपने काम पे आ गए, वो इररिलेवेंट चीज आ रही है ना, आपने उसको क्लियर कर दिया, ठीक है। इसमें एक मेमोरी का भी ऑप्शन होता है। मेमोरी में क्या होता है, मेमोरी की लोकेशन एडिट हो जाए। मैं मेमोरी पे गया, 2 लेवल की मेमोरी दी हुई है इसने, एक इसने दी हुई है प्रोजेक्ट लेवल मेमोरी, एक दी हुई यूजर लेवल। यूजर लेवल मतलब ग्लोबल, प्रोजेक्ट लेवल मतलब जहाँ मेरा प्रोजेक्ट है वहां पे, सही है। तो ये आप बता दें कहाँ से पढ़ना है, इन दोनों में से कोई एक जगह से पढ़ेगा। तो ये सब चीजें तो आप काम करते करते खुद भी एक्सप्लोर करते रहेंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, क्या होगा, हम क्या पढ़ेंगे, फास्ट एपीआई। फास्ट एपीआई पढ़ेंगे। लेकिन एक अच्छी बात है, आप जो स्टूडेंट्स बैठे हैं और बाकी स्टूडेंट जो बैकएंड पढ़ते हैं उनमें एक फर्क है। जो बैकएंड स्टूडेंट आप पढ़ेंगे, आप लोगों को बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स भी पता है, आप लोगों को टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स भी पता है। नॉर्मली बैकएंड कोई नए स्टूडेंट्स होते हैं, वो पढ़ते हैं, उनको बिजनेस और टेक्निकल नहीं पता होता, तो वो पढ़ते तो उनको ये नहीं पता होता इस्तेमाल कैसे करना है। आपके केस में आप एपीआई के यूजर ऑलरेडी आप एपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे ही है। तो ये वही वाली एग्जाम्पल है कि आप कार बना रहे हैं, लेकिन आप सालों से कार चलाते हुए आपको कार के सारे फंक्शंस पता है। तो आप जब टेबल के उस तरफ जाएंगे बनाने वाली साइड पर, तो आप क्योंकि कार के यूजर थे, तो आपको कार बहुत बेहतर से पता है कि यूजर को क्या चाहिए। तो इसी तरीके से आप अभी एपीआई के यूजर हैं, आप एपीआई इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूम करते हैं, आपको पता है उसमें टोकन होता है, एंड पॉइंट्स होते हैं, ये होता है, ये होता है, सब चीजों का आप यूज करते हैं। अब आप जा रहे हैं उस तरफ, सेकंड वाली साइड, अब आप एपीआई डेवलपर की साइड पे जा रहे हैं, बैकएंड पे। जब आप बैकएंड पे जाके एपीआई बनाएंगे, तो आपको ये पहले से पता है कि यूजर को जो फ्रंट एंड वाला है उसको क्या चाहिए होता है। पहले आप की क्रिएट करके यूज करते थे, अब आप की बिल्ड कर रहे हो, आप उसका कोड लिख रहे हो कि एपीआई का टोकन क्रिएट करने का। पहले आप सिर्फ टोकन क्रिएट करके इस्तेमाल करते थे, आपको नहीं पता पीछे क्या लॉजिक है। अब आप उस तरफ जाके उसको क्रिएट करेंगे। पहले आप एंड पॉइंट यूज करते थे, अब आप एंड पॉइंट बनाएंगे। पहले आप दूसरे का फंक्शन कॉल करते थे, अब आप अपने आप बनाएंगे कि मेरा फंक्शन कोई और आगे कैसे कॉल करे, सही है। तो आप जो है आपकी साइड चेंज हो रही है। तो नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे, आपने अपना पूरा माइंड बैकएंड की तरफ शिफ्ट करके आना है। इस माइंडसेट से पहले मैं यूजर था, पहले मैं शॉप पे जाता था, अब मेरी शॉप है, सही है। तो अब मुझे उस तरतीब से सोचना है। बैकएंड के अब मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, मैं चीजें बना रहा हूँ, वर्किंग कर रहा हूँ।
तो ये आपकी फायदा होगा। अब हम क्या क्या पढ़ेंगे एपीआई के नियम, फास्ट एपीआई का फ्रेम पढ़ेंगे। फास्ट एपीआई के साथ हम यूज करेंगे एसक्यूएल मॉडल। एसक्यूएल मॉडल क्या होता है कि हम डेटाबेस की क्वेरीज को डायरेक्ट कॉल नहीं करते, बल्कि दरमियान में पाइथन का कोड आ जाता है। हम पाइथन का कोड लिखते हैं और वो पाइथन का कोड डेटाबेस से बात करता है। ये ORM वाला कॉन्सेप्ट होता है। हम यूज करेंगे एसक्यूएल मॉडल जो डेटाबेस से बात करेगा। हम यूज करेंगे नियॉन डीबी। नियॉन डीबी एक्चुअली क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इसके बाद पोस्टग्रेस का डेटाबेस है। क्या नाम है? पोस्टग्रेस। दोबारा नाम बताएं। पोस्टग्रेस। अगेन पोस्टग्रेस। पोस्टग्रेस का ये डेटाबेस है। ये नियॉन डीबी पे आपको फ्री में मिल जाएगा। हम अपने पास लोकल पे भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन नियॉन पे यूज कर लेंगे, वो होस्टेड है। और जो हम अपने पास नियॉन मतलब पोस्टग्रेस से बात करने के लिए मॉडल यूज करेंगे वो एसक्यूएल मॉडल होगा। ठीक है, एसक्यूएल मॉडल के पीछे बैकग्राउंड के ऊपर हमारे पास पाइडेंटिक भी होगा। पाइडेंटिक जिससे हम सारा अपना डेटा जो है वैलिडेट कर रहे होंगे। वैलिडेट करके हम डेटा को सेट करके आगे लेके जा रहे होंगे। मतलब डेटा वैलिडेशन क्या होती है कि डेटा जैसे मेरे पास आया तो मैं देखूंगा जो डेटा आना था वही आया, कुछ और तो नहीं आया। अगर वही आया तो ठीक है, कुछ और आया तो उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो डेटा वैलिडेशन, सैनिटाइजेशन, ये 4-5 कॉन्सेप्ट होते हैं। ये वहां पर चलेंगे, वहां पे बनेंगे। ठीक है, ये आपका एक कॉन्सेप्ट होगा। तो इस तरीके से आप बैकएंड पढ़ेंगे। अब इसमें ये डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी जल्दी तेज बोलना। अब इसमें ये डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी बैकएंड की स्किल्स को अडॉप्ट करते हो और इस प्रोजेक्ट 2 को कंप्लीट करते हो। अभी आपको पड़ेगा आप कितना टाइम लगाओगे, हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। हो सकता है 1 क्लास में, जा सकता है 2 क्लास में, लेकिन आप जल्दी कर दोगे क्योंकि आपको सारा ग्राउंड पता है। आपके लिए जस्ट एक ये है कि मुझे अचीव कैसे करना है, ये सीखना है, बाकी आपको सब पता है। इसी तरीके से जब हम फेज 3 पर आएंगे, फेज 3 के अंदर चैट किट आपकी नहीं कोई बड़ी चीज नहीं होगी। ये तो सिंपल है, एजेंसी के आप पढ़ कर आए। सिर्फ हमारी एमसीपी नहीं होगा, और जब आप बैकएंड पढ़ के आए होंगे यहाँ पे तो एमसीपी के भी आधे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। सिर्फ आपने एमसीपी के कोर चीजें पढ़नी होंगी। फिर आपका प्रोजेक्ट 3 फेज 3 कंप्लीट हो जाएगा हैकाथॉन 2 का। उसके बाद जब ये हमारा कंप्लीट होगा फिर हम शिफ्ट होंगे क्लाउड नेटिव पे, जो सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स है, आप लोग जानते हैं। क्लाउड नेटिव पे जब हम शिफ्ट होंगे तो ये हमारे पे क्लाउड नेटिव की जर्नी स्टार्ट होगी, डॉकर, कुबरनेटिस और दूसरी चीजें। लेकिन ये हम सब स्पेक ड्रिवन वाले तरीके से पढ़ रहे हैं। तो जो हमारा हैकाथॉन की जर्नी होगी, हैकाथॉन 1 और 2, ये हमारी फाइनल जर्नी है। अभी तक जो हम सारी मेहनत और अचीवमेंट्स करते हुए हैं, ये प्रोजेक्ट आपके लिए एक पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट होंगे। आप दुनिया में मार्केट में कहीं भी जाएंगे, आपके पास पोर्टफोलियो होगा दिखाने का। ये आपका स्टार्ट है। तो कोशिश करें, बहुत मेहनत के साथ हैकाथॉन करेंगे। 2-3 महीने की हमारी जर्नी है। इसमें हमें सारे प्रोजेक्ट पर पहुंचना है, सब चीज़ों को पढ़ना है, सीखना है, अच्छे लेवल पे लेके चलना है। लेकिन आप लोगों की तरफ से एफर्ट्स हमें ज़्यादा चाहिए। और ये बिल्कुल हमारा एंड है, हम एज पर हैं और यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं हम कंक्लूजन पे आ जाएंगे। और जहाँ पर आप लोगों का जो जिस मकसद से आप आए वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। अब सरनी कुछ ऐड करना है हमें? खत्म हो जाएगा इसके बाद। अच्छा जी, अभी मुझे यहाँ पर कुछ रिपोर्ट मिली है हमारे कोऑर्डिनेटर से। सबसे पहले बॉयज की बात बताऊं तो बॉयज में ऐसा है, काफी हद तक जो है मेहनत कर रहे हैं। ऐसा ही है? हाँ तो कर दो। नहीं कर रहे? ठीक है। और काफी लोगों ने नियत करके आज स्टार्ट कर दिया है, मतलब अभी स्टार्ट उन्होंने किया है, लेकिन वो ये है कि प्रोग्रेस कर रहे हैं। गर्ल्स साइड में मुझे इश्यू मिला है कि उन्होंने स्टार्ट तो कर दिया है, लेकिन वो अभी तक ज्यादातर लोग क्लाउड कोड राउटर के एरर में फंसे हुए हैं। ऐसे ही है? तो भाई सर ने भी आपको बता दिया, सर जियान ने भी आपको बताया है कि जिन लोगों को क्लाउड कोड राउटर के इंस्टॉलेशन के अंदर उसको यूज करने में एरर आ रहा है, वो लोग जेमिनी CLI में मूव हो सकते हैं। सर जियान ने अलाउ किया। ऐसे ही है सर? ठीक है। तो सर ने यहाँ पर आज भी बताया, मैं भी बता रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास में बताया। टाइम आपके पास नहीं है, कल सबमिशन है आपके। ठीक है। सबमिशन का मतलब ये नहीं है कि आप लोग बस करके बस जान छोड़ दें, अंडरस्टैंडिंग से करना है। जितना हो सके उतना सबमिट करवा दीजिएगा। लेकिन ये सारे जो इश्यूज हैं इंस्टॉलेशन के, अगर इसी में आप 1 वीक निकाल देंगे तो फिर आपके लिए बड़ा मसला है। ठीक है। तो जिनको जेमिनी CLI पे है, उनका कमांड है, वो जेमिनी CLI पे कर दे। मेन हमारे पास जो रिकमेंड चीज है वो है, रिक्वायर्ड जो है वो है स्पेक्टेड प्लस। क्या है? स्पेक्टेड प्लस। अभी अगर आप लोग स्किल्स और सब एजेंट जो कि क्लाउड की खासियत है वो यूज ना भी करें, उसके एडिशनल पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो वो मसला नहीं है।
लेकिन मेन चीज क्या है, स्पेक्टेड प्लस को यूज करते हुए स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट करनी है। तो भाई छोड़ दें उसको, मैं ऑफिशियली आप क्लास में हम लोग कह रहे हैं कि छोड़ दें। जिनको इशू आ रहा है क्लाउड कोड में, जिनको नहीं आ रहा है वो कंटिन्यू करें, लेकिन जिनको भी इशू आ रहा है जेमिनी से मूव होकर अच्छे तरीके से, हमने यहाँ पर पिछले वीक भी सेशन करवाए थे, वेडनेसडे को हमारा अलग सेशन था, उसमें ही बताया। आज सर दोबारा आए, हम लोग ओवर द वीक जो है सेशन करवा रहे हैं आप लोगों के लिए। प्लीज अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करें, डिले मत पड़ जाए, क्योंकि एक हैकाथॉन जितना आप डिले करेंगे दूसरा आपके पास उतना ही कम टाइम रहेगा। तो आप यही है कि जल्दी जल्दी करो, दूसरा काम आ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, एरर में स्टक ना रहे। इसके अलावा कोई ऐसा भी है जो कि अभी तक हमारे पास ऑनलाइन व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन नहीं हुआ हैकाथॉन के लिए हमारे पास है, वो आपकी प्रिपरेशन के लिए सबके सब उसमें ज्वाइन हो जाए, ठीक है जी सर। अच्छा जी, आप लोगों के लिए एक इनविटेशन है, बाकी आपकी मर्जी है। एंड थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। खत्म। सर का कुछ दिल नहीं है, ये नहीं जाए।